अब शायद ये वो मार्केट हो गया है कि ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो ऐसे में फिर कितना साइडलाइन पर रहे, और फिर अगर उतरना ही है ट्रेड के लिए वो कौन से लेवल्स होंगे, किस लेवल के पार निकले बाजार तो शायद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलिए अब स्थिति थोड़ी सी संभल रही है। 100%। देखिए सुबह हर्षदा, सुबह जो मैंने व्यू लिया था वो ये था कि ट्रेडिंग पोजीशन से निकल जाइए, लॉन्ग पोजीशन से, और सिर्फ इंट्राडे में एक ट्रेड करिए और 22,475 से 22,525 के बीच में सेल है और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 22,500 का। वो ट्रेड तो ब्यूटीफुली प्ले आउट हुई। अब इमीडिएट टर्म में सपोर्ट कहाँ आपका यहीं पर है जहाँ आज सुबह लो लगाया, वो 50 डेमा है आपका। एक बार के लिए हम उसको डिफेंड कर रहे हैं क्लियरली, लेकिन मैं एक चीज़ फिर वही रिपीट करूँगा, कुछ टाइम के लिए आप लॉन्ग ना रहें इस मार्केट में। हो सकता है ये एक पिछली बार की तरह एक स्केयर हो, निकल जाए मार्केट, फिर नया हाई लगा दे, ये भी पॉसिबल है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए ना मार्केट में प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग करें, पोजिशनल कोई भी ट्रेड ना रखें। और जो मेरी भी बात हो रही है बड़े बड़े कुछ ट्रेडर्स HNI से, वो भी हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि आज जैसे फॉर एग्जांपल सुबह वाली ट्रेड ने जो सेल की ट्रेड थी उसने शानदार रिटर्न दिया आपको। तो दिक्कत क्या हो जाती है, अगर आप परमा बुल या परमा बेयर बन के रहेंगे तो आज जैसे दिन मिस हो जाएंगे आपके। ये मार्केट में बड़ा ट्रेंड अपसाइड का है, और मेरा वो व्यू जो था 50,000 60,000 निफ्टी वाले, वो व्यूज अभी भी इंटैक्ट हैं। लेकिन एक बार के लिए क्या है, मार्केट 21,800 तक करेक्ट हो सकता है, मेरे ख्याल से हो सकता है। तो वाई नॉट। 20 डेमा के नीचे हम लगातार आ रहे हैं, कल भी आए थे, आज भी आए। अच्छा, हो सकता है आज फिर एक बार मिरेक्युलस रिकवरी से हम उसको रिक्लेम कर लें, ये भी पॉसिबल है। 2 दिन से ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी एक 22,000 22,100 मुझे लग रहा है कि एक बार पॉसिबल है। अपना कैश बचा के रखें, मार्केट में अच्छे मौके मिलेंगे। अच्छा, 5-6 स्टॉक्स की लिस्ट बना के रखें, जैसे अब नीचे फ्लैश हो रहे हैं GMR, DLF, MCX, मैं ये नहीं करूँ कि यही ले लें, आदित्य बिरला, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स गिर रहे हैं ना, उनकी एक लिस्ट बना के रखें, और जब अच्छा मौका मिले तब उनको बाय करने की कोशिश करें। जी हाँ, तो शायद थोड़ा सा संभले इस समय। आप देखते हैं कि कब और कितनी जल्दी ये जो करेक्शन है उस पर एक लगाम लगती है, या फिर वो थोड़ा सा थमता दिखाई देता है। वीरो, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ये अनुज, गुड आफ्टरनून। ये बीते 20-25 मिनटों में जो रिकवरी आई है वो कहाँ से आई है, बस मैं थोड़ा सा इसका जिक्र करना चाहूँगा। बहुत सारे स्टॉक्स पे आई थिंक बात नहीं करूँगा, बट रिकवरी इस वक्त इसको स्पॉन्सर कर रहा है निफ्टी IT। निफ्टी IT इंडेक्स रखिएगा इस वक्त स्क्रीन पे 215 अंक ऊपर, और जब से ये अर्निंग सीजन स्टार्ट हुआ है हर्षदा विथ TCS, उस दिन के बाद पहली बार आज निफ्टी IT फर्स्ट टाइम पोस्ट दैट डे अपने 10 डे शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को पार करता हुआ। कल भी इसमें एक निफ्टी IT में स्ट्रॉन्ग पुलबैक था, जो शुक्रवार का नेस्डेक का स्ट्रॉन्ग मूव था, और कल के नेस्डेक के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद सुबह IT इंडेक्स ठीक ठाक खुला, हल्का सा कोलैप्स हुआ, लेकिन आज पहली बार 15 अप्रैल के बाद अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छूता हुआ। मैं सिर्फ कुछ IT के दिग्गज स्टॉक्स ही यहाँ पे रखना चाहूँगा स्क्रीन पे जहाँ पे रिकवरी है। पहला रखिएगा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा आपकी स्क्रीन पे 1287 डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे। सुबह मैंने आई थिंक इस पर ट्रेड पे बात भी की थी, अब ये डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, उस वक्त बात हुई थी करीब 1267 पे। आप एक बार विप्रो को देखिए, विप्रो आपकी स्क्रीन पर, और ये भी ऑलमोस्ट डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, लगभग 463। आज इसका लो था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वहाँ से एक अच्छा पुल बैक देता हुआ। और हालांकि अगर आप IT में देखें स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, लेकिन मैं एक बैंक का भी यहाँ जिक्र करना चाहूँगा जो कि काफ़ी अच्छा खासा पुल बैक दे रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक। अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 1641, यहाँ पे जिक्र इसका इसलिए करना ज़रूरी है, आई थिंक 25 अप्रैल के क्लोज के बाद सेकेंड कंसेक्यूटिव डे जब सेल ऑफ इसमें आया था तो यही लेवल टूटा था 1641, उसको रीगेन करता हुआ। लेकिन ज़्यादा इंप्रेसिव चार्ट्स या फिर ज़्यादा इंप्रेसिव लेवल टू लेवल अगर आप देखें तो जो चीज़ इंप्रेस कर रही है वो है निफ्टी IT और IT स्टॉक्स। हर्षता, ज़्यादातर IT स्टॉक्स इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करते हुए। जी हाँ, इनफैक्ट उस पर मेरी भी नजर जारी थी। बहरहाल कुछ ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे और उनसे राय लेंगे कि आज वो कैसे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। लूजर्स पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वो स्टॉक्स जहां पर हमने देखा है गिरावट बड़ी है। बजाज ऑटो 3.5% के नुकसान पर, श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को, सिप्ला
ये वो सभी काउंटर्स है जहां पर 3-3.5 से 2-2.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। लुपिन नंबर्स के बाद अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, आज करीब 5.5% का नुकसान एसआरएफ नंबर से पहले करेक्ट होता हुआ, और लुपिन को देख औरो फार्मा में भी कुछ करेक्शन है, और डीएलएफ बाकी रियल्टी प्लेयर्स के साथ ये भी कमजोर कड़ी है इस मार्केट की। लेकिन एक तेजी का एक बहुत बड़ा पॉकेट है, वो है एफएमसीजी कंपनियां, क्योंकि कंपनियों की कमेंट्री अच्छी रही, वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े बेहतर रहे हैं और रूरल डिमांड की वापसी होने के इंडिकेशंस आए हैं। इस पर आगे डिटेल में बातचीत होगी, लेकिन आप देखिए दिग्गजों में एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले जैसे काउंटर्स वीरू मेंशन कर रहे थे, टेक्नोलॉजी कंपनियां तो टेक महिंद्रा वहां पर, और इस लिस्ट में भी आप गौर करेंगे तो ये सारे वो मिड कैप के एफएमसीजी प्लेयर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं आज। तो ये एक बहुत बड़ी थीम उभर कर आई है जहां पर लोगों ने कुछ पैसा कमिट किया है। चलिए हमारे पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर अब राय लेंगे असित सी मेहता इन्वेस्ट के सिद्धार्थ भामरे से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ हैं प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, रचना वैद, सोनी पटनायक, जतिन गेडिया और श्रीकांत चौहान। 220 पर बिरला कॉर्प के चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे थे, उस पर मैनेजमेंट से बातचीत होगी। कंपनी के सीएफओ आदित्य सरावगी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिर फोकस में आएगा पूरा एफएमसीजी पैक जो आज पूरी लाइमलाइट में है। मंगलम इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो कमेंट्री में क्या बाजार को पसंद आ रहा है उनसे ये समझेंगे, और साथ ही साथ इस पर एक एनालिस्ट से भी बात करेंगे कि उनके रेडार पर कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं तेजी के लिए। 245 के आसपास कल आने वाले नतीजे, जिसमें दो दिग्गज हैं, एल&टी और हीरो मोटोकॉर्प। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स, टाटा पावर, भारत फोर्ज, लिस्ट लंबी है, उस पर सुमित को जोड़ेंगे। 250 पर आज मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गुरमीत चड्डा। 3 बजे यतिन को जोड़ेंगे डीलिंग रूम के चेक के लिए, फिर एसटीबीटी या बीटीएसटी ट्रेड्स के साथ क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं और हमारे पैनल को एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए और उनसे बात करेंगे। आप सभी का गुड आफ्टरनून। टफ दिन मार्केट के लिए, गाबा सर बताइए क्या ट्रेड होगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टफ दिन है। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक चुना है, थोड़ा आईटी क्षेत्र अब नजर आ रहा है कि शायद इसमें तेजी मिले। विप्रो चुना है मैंने, स्टॉक 462 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा करीब 455 456 का, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड टारगेट है 472 के, तो विप्रो पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, विप्रो एक बाय साइड का ट्रेड और 472 के लिए आप खरीद सकते हैं। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, कोटक बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। कल के मूव के बाद ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक मीनिंगफुल बाउंस बैक के लिए। जो 1840 से हमने करेक्शन देखा था 1550 तक, उसको शायद 50% तक करेक्ट कर जाए, 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक टेस्ट कर जाए। तो कोटक बैंक में खरीदारी करेंगे, 1624 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1670 के टारगेट सेट करेंगे। कोटक बैंक में कैश लेवल्स हैं। 1640 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 36 रुपए पे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। 29 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 50 रुपीज का टारगेट इस ऑप्शन में 1640 के कॉल ऑप्शन में सेट करना है। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक जिसका भी जिक्र करा था, डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ और स्विंग अच्छा दे रहा है इस वक्त। मानस की कॉल में रचना जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून। और मेरा इस वक्त का जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में हम एसएल लगाएंगे 1275 पे एंड यहाँ से हमारा पहला टारगेट होगा 1320 और उसके बाद 1340। महिंद्रा यहाँ पर एक बाय कॉल रचना जी की तरफ से। सोनी पटनायक को भी जोड़ते हैं। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरा पहला ट्रेड रहेगा टीसीएस बाय में। यहाँ पे काफी अच्छे लॉन्ग बिल्टर पोजीशंस आज बन रहे हैं। 3890 स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 4100 4130। थोड़ा सा डिफेंसिव वाता हुआ विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, 3 वो आईटी कंपनियां आ चुकी है। जतिन, आफ्टरनून, आपकी तरफ से ट्रेड क्या रहेगा? आफ्टरनून हर्षिता जी, डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है पिछले 1-1.5 घंटे से। अपार्ट फ्रॉम आईटी हमें लगता है कि भारतीय एयरटेल में भी एक करेक्शन के बाद 20 डे का सपोर्ट पे आके एक बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, तो हमें भारतीय एयरटेल में लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। मेरा स्टॉप लॉस 1275 का होगा और टारगेट हमारे 1330 पे रहेंगे। चलिए अब सिद्धार्थ भामरे को भी जोड़ लेते हैं। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। आपके स्टॉक की बात कर रहे हैं, इससे पहले एक बार अब आपका व्यू मार्केट पर क्या बन रहा है?
क्या आपके हिसाब से ये जो इतनी वॉलेटिलिटी आई है ऑफ लेट, इसका कारण है, और आप अपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस कर रहे हैं? आई थिंक सिद्धार्थ, ओके सिद्धार्थ, सॉरी, थोड़ा सा कुछ फ्रेम में इशू है, मैं इसको हाँ बोलिए प्लीज, गो अहेड। Can you hear me, Anuj? हाँ, आई कैन हियर यू, गो अहेड। Yeah. अनुज, शुक्रिया आपके शो में मुझे शामिल करने के लिए। और मेरा ये मानना है कि मार्केट अगर आप देखें तो 2.5-3% अगर मार्केट अगर ऊपर से नीचे आया है तो ये कोई बड़ा करेक्शन नहीं है, और अनसर्टेनिटी तो रहेगी, बड़े बड़े इवेंट्स लाइंड अप है। ओके, आई थिंक कुछ दिक्कत यहाँ पर, वापस आते हैं सिद्धार्थ के पास, लेकिन एक बार कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। एक बार टीसीएस का चार्ट देखते हैं वापस। टीसीएस में कल भी अच्छा मोमेंटम था, इनफैक्ट पूरे आईटी पैक में आज अच्छा मोमेंटम है, और पूरी रिकवरी जो भी आई है मार्केट में वो आईटी की वजह से आई है। एक बार निफ्टी आईटी देख लेते हैं इंट्राडे में। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस सभी में अच्छा मोमेंटम इस समय। गावा सर, विप्रो आपकी पिक थी, लेकिन और इनफैक्ट पूरे पैनल ने आईटी स्टॉक से पिक किए। मिड कैप आईटी में भी कोई स्टॉक समझ में आ रहा है? मैं सोच रहा था एम्फेसिस पर ध्यान दूं। एम्फेसिस में लगता है कि यहाँ से एक एग्रेसिव कॉल बन सकता है। ट्रेड कर रहा है 2290 पर, स्टॉप होगा 2260 पर, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड 2350 पॉसिबल है, एक बाउंस बैक कर सकते हैं। एक बहुत ही एग्रेसिव कॉल है एम्फेसिस का। एम्फेसिस में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली गावा साहब कह रहे हैं कि तेजी की रखनी चाहिए। कुछ एक दो ट्रेड्स, इनफैक्ट सोनी हमारे साथ इस हफ्ते खिलाड़ी नंबर 1 में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, और सोनी इनफैक्ट ये शॉर्ट साइड के ट्रेड्स आप सुबह भी मेंशन कर रही थी, कुछ ताज़ा दिख रहा है जहां पर शायद एक बिकवाली की नई पोजीशन ली जा सकती है, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं सेल साइड की पोजीशंस अब थोड़ी सी और मैग्नीफाई हो गई हैं। जी डेफिनेटली हर्षदा जी, यहाँ पे एक फ्रेश सेल नजर आ रहा है एचडीएफसी एएमसी में। 3800 के नीचे एक फ्रेश ऑप्शन चेन ब्रेक डाउन दिया है। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनते जा रहा है, 3830, 3850 पे रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं। तो स्टॉप लॉस 3850 लगा के एचडीएफसी एएमसी फ्यूचर्स में भी आप सेल कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे 3700, 3680 का बन रहा है। चलिए, तो ये समय एचडीएफसी एएमसी, एक काम करते हैं, एक बार सिद्धार्थ के पास दोबारा जाने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ, अगर देखते हैं, कोशिश करते हैं, शायद इस बार कनेक्शन बेटर रहे। बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका? हाँ, तो अनुज, मैं कह रहा था कि ये जो मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आई है ऊपर से, ये 2.5-3% की गिरावट है। एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई बड़ी गिरावट नहीं है, और बड़े बड़े इवेंट्स के पहले थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ती है। आपके चैनल पे भी हम सुन रहे हैं कि किस तरह से इंडिया विक्स में उछाल आया है, बट दैट्स पार्ट एंड पार्सल बड़े इवेंट्स के पहले। अगर आप अर्निंग्स देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा हो रहा है। इनफैक्ट हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं जिसमें हम बताना चाहते हैं लोगों को कि लास्ट 2 साल में मार्केट जितना बढ़ा है उससे ज़्यादा अर्निंग्स ग्रोथ हुआ है। तो काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये मार्केट एक्सपेंसिव हो गया है। यस, रिलेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अर्निंग सपोर्ट बरकरार है, और जिस तरह से भी अभी तक की अर्निंग्स आई है, कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नहीं आई है। तो अगर आप निम्बल फुटेड हो और अगर आपको रिस्क कम लेना है तो थोड़ा बहुत लाइटन अप कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो को। लेकिन अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो एक बड़ा करेक्शन, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल आउटकम comes, I mean to say, in terms of number of seats. So that is the major event जो ज़्यादातर सब लोग अभी देख रहे हैं। अगर if I have to be specific and I am taking my neck out. अभी एक काम करते हैं, सिद्धार्थ जी को जरा, हाँ, मैं राइटर साहब आपसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ सिद्धार्थ जी को एक बार से रीपैच कीजिएगा। आई थिंक अभी भी ये जो वार्तालाप है उस सुनने लायक बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। एक बार आप निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स लेके आइएगा प्लीज़। इस वक्त देखिए रिकवरी कहाँ कहाँ पर है, उसमें आईटी का जिक्र है, और सुबह सुबह जो हम लोगों ने आज इस बहुत ही परेशान कर देने वाले सेशन में जिस सेक्टर को पकड़ा था स्पॉटलाइट में एफएमसीजी, उसके बाद सारे ट्रेड्स पिक किए पैनल ने और हमने उठाया एफएमसीजी। अनुज, अगर आप आज इस
मार्केट के बिहेवियर को देखें, कहाँ 20 डे में टूटा, 10 डे में टूटा, 50 डे में ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया, वहाँ से पुल बैक है। बट एक सेक्टर या फिर एक स्पेस जिसने एक डिसाइसिव मैसेज दिया, अभी शायद आईटी, लेकिन उससे पहले बहुत ही स्ट्रांगली ये मैसेज कन्वे किया एफएमसीजी ने। क्या ये बाजार राइजिंग विक्स के बीच में, फॉलिंग इंडिसेस के बीच में एक सेफ स्पेस को पिक कर रहा है थ्रू एफएमसीजी, थ्रू आईटी? बिल्कुल एक सेफ हेवन ढूंढा जा रहा है वीरू, और बिल्कुल आज सुबह हमने 3 सेक्टर पिक किए थे, एफएमसीजी, फार्मा और आईटी। उसमें से 2 ने आज अच्छा किया, एफएमसीजी और आईटी ने। मेरे ख्याल से फार्मा भी जल्दी पार्टिसिपेट करेगा। फार्मा आज इसलिए गिरा क्योंकि लुपिन के नंबर्स का रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव आ गया, जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन आईटी और एफएमसीजी तो अच्छा कर ही रहे हैं। आई थिंक आईटी में ऑब्वियसली थोड़ी जगह और बाकी है, क्योंकि आईटी की रैली फंडामेंटल है बेस्ड ऑन जो यूएस में 2 दिन पहले हुआ था और वापस रेट कट की एक्सपेक्टेशन को लेकर। एफएमसीजी की जो रैली है वो क्लियरली मार्केट अब होप कर रहा है रूरल रिकवरी और ऑन ट्रैक मॉनसून। प्लस एफएमसीजी में नॉर्मली इलेक्शंस का इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट होता नहीं है, जो कंजम्पशन है वो है। तो इसके लिए ये भी एक फैक्टर है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर मार्केट को लगता है कि थोड़ा सा एटलीस्ट इंक्रीमेंटल पैसा और अगर कहीं डालना है तो ऐसे स्पेस में डाला जाए जहाँ पर थोड़ा सा रिस्क कम हो। ये कारण है। हैंड ऑन हार्ट सुबह में मुझे लग रहा था कि मैरिको, जब मैंने लिया था अपने स्टॉक्स में, कि मैरिको चलेगा, लेकिन 10% चल जाएगा ये नहीं सोचा था। ना ही लीवर का सोचा था कि लीवर जैसा इतना बड़ा जायंट 4% चलेगा। सुबह वो मेरी स्पॉटलाइट में था, लेकिन सिर्फ एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 4-5% चल जाएगा ये नहीं सोचा था, और वो भी टफ मार्केट में। लेकिन ये मार्केट है, यहाँ पर अब पूरा का पूरा पैसा कुछ स्टॉक्स को चेज कर रहा है, तो आज एफएमसीजी को चेज कर रहा है, इसके लिए इस तरीके के मूव्स आपको दिखाई दे रहे हैं आज यहाँ पर। जी हाँ, एफएमसीजी और आज की सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल रही वो। और सुबह सुबह अगर आप देखें, हमने ट्रेड्स पिक किया। अभी भी आप स्क्रीन पे डेरिवेटिव गेनर्स को देखें तो मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, एचयूएल, जुबिलेंट, ब्रिटानिया, नेस्ले, क्रमबद्ध तरीके से पूरा का पूरा आईटी परसिस्ट कर रहा है। वहीं अगर आप निफ्टी फार्मा को देखें तो आज निफ्टी फार्मा बिल्कुल उलट रहा। एक कंप्लीट कोलैप्स था निफ्टी फार्मा में, और अगर आप कैंडल टू कैंडल अगर आप कंपैरिजन करें तो इट्स आई थिंक ऑलमोस्ट कैंडल रिवर्सल। थोड़ा एफएमसीजी में रहते हैं। मानस, आज सुबह आप हमारे साथ उस बातचीत में थे जब स्टॉक्स को पिक किया गया था, चाहे वो बिग स्टॉक्स हो, चाहे आई थिंक आज की स्पॉटलाइट हो। उसके बाद ट्रेड स्विंग्स काफ़ी अच्छे खासे मिले। सबसे अच्छा डिलीवरी बेसिस पे खेलने लायक एफएमसीजी का स्टॉक आपको लग कौन सा रहा है? मैं डे ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ मानस, डिलीवरी पे काम करने के लिए। देखिए 2 स्टॉक मेरी नजर में है। सबसे पहले तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि देखिए एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, 2700 रुपए से स्टॉक करेक्ट हुआ था। तो ये आज जो मूव देखने को मिला है वो पहला मूव है। आई थिंक यहाँ अभी भी स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। कम से कम 2450 तक के स्तर पोजिशनल बेसिस पे आपको देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस भी बहुत ज्यादा दूर नहीं लगता है। अगर आप पोजिशनल बेसिस बात करें तो आई थिंक 2319 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए 2450 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा स्टॉक डाबर का है, इसको मैंने आज मॉर्निंग में रिकमेंड किया था, वहां से अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। लेकिन क्योंकि आज स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो आई थिंक जो पोजिशनल बेसिस पे टारगेट सेट करने होंगे वो 610 के आसपास के होंगे। तो 50-60 रुपए का मूव आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। आप खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल्स पे 544 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये इस समय आपके लिए पिक्स। क्लियरली डाबर में मोमेंटम है, और डाबर एक्चुअली आई थिंक परसों मैंने चुना था, परसों आई थिंक या फ्राइडे को कि वो नंबर्स की कमेंट्री के बाद शायद और चलना चाहिए स्टॉक, क्योंकि इंटरनल्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे और काफ़ी समय के बाद उन्होंने कहा था कि रूरल में एक क्लियरली ग्रोथ दिख रही है। सिद्धार्थ भामरे के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, एफएमसीजी में आपका क्या व्यू है और यहाँ पर प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे? सो अनुज, जनरली हमने ट्रेंड ये देखा है कि एचयूएल के नतीजे जब आते हैं उस हिसाब से मार्केट में एफएमसीजी के ऊपर ट्रेंड होता है, और एफएमसीजी में और एचयूएल एक क्वाजी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमी करता है। एचयूएल के नतीजे खास नहीं थे और उसके चलते हुए स्टॉक में करेक्शन भी देखा हमने। और 2016-17 के बाद पहली बार है कि एचयूएल 48, 49, 50 के पी के आसपास ट्रेड हो रहा है। एंड क्लैरिटी नहीं थी एचयूएल में, इसलिए एक बाइंग की कमी थी। लेकिन जिस तरह से कल कुछ एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे आए, उसने एक चेंज इन सेंटिमेंट किया है, और थोड़ा बहुत मार्केट का भी इसमें हाथ है कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, थोड़ा लोग प्रॉब्ली सेफ खेलना चाहते हैं। और
आईटी के अपने इश्यूज हैं, फार्मा के अपने इश्यूज हैं, तो डिफेंसिव स्पेस जहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट भी बनता है वो एफएमसीजी बन रहा है। और एचयूएल एक अच्छा बाय हो सकता है इस स्तर पर, क्योंकि ये पी पे जब एचयूएल ट्रेड हो रहा है ये हमने बहुत कम बार देखा है और यहाँ से मीन रिविजन होता है। मुझे लगता है कि और 1-2 क्वार्टर टाइम लगेगा कि अर्निंग्स रिवाइव होगी। अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो रूरल इकोनॉमी आपको एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं देता है अर्निंग्स चेंज होने का। तो वॉल्यूम ग्रोथ जो एक क्वार्टर में दिखेगा वो जरूरी नहीं है कि फॉलो ऑन क्वार्टर में भी आएगा। तो मुझे लगता है कि एचयूएल और ये सब कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन इमीडिएट वेरी बिग अपसाइड नहीं है। सो वैल्यूएशन फ्रंट पे बाय है, एचयूएल वुड बी प्रेफर्ड पिक। एचयूएल एक प्रेफर्ड पिक रहेगा, लेकिन सबकी कमेंट्री अच्छी रही है, तो उस पर आगे हम और बातचीत करेंगे कार्यक्रम में। एक स्टॉक जिसको लेकर काफी एंक्शियसनेस बढ़ गई थी वो था कोटक महिंद्रा बैंक, लेकिन नंबर्स ने इनफैक्ट कॉन्फिडेंस दिलाया है। करंट लेवल्स पर क्या इस स्टॉक में या निजी बैंकों में आप अपनी पोजीशन बढ़ाने लगे हैं सिद्धार्थ? तो बैंक्स में कोटक का अगर मैं कहूँ तो ये जो नतीजे आए अर्षिता, ये पिछले क्वार्टर्स हैं और जो रिस्ट्रिक्शंस लगी है बैंक के ऊपर वो आने वाले क्वार्टर्स में उसका इम्पैक्ट आएगा। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि 400 करोड़ के ऊपर नहीं आना चाहिए इम्पैक्ट, लेकिन हमने देखा है कि अहमद लाइक एचडीएफसी बैंक, उनको भी 1-1.5 साल का एक टाइम फ्रेम था जहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स में काफी हिट हुआ था। और जो इम्पोजिशन है वो ये भी है कि आप ऑनलाइन अकाउंट्स खोल नहीं सकते हो। तो आज की डेट में तो काफी सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भले ही प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू के हिसाब से कोटक बैंक अभी सस्ता लग रहा हो रिसेंट करेक्शन के हिसाब से, रुकना चाहिए, अभी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए कोटक बैंक में। ये स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक भले ही महंगा हो, ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बी इट निम्स के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट स्टिल नॉट एज एक्सपेंसिव एज मार्केट। बैंकिंग स्टॉक्स आर नॉट एक्सपेंसिव और बैंक निफ्टी इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज निफ्टी। तो हमारा ये सजेशन रहेगा कि आईसीआईसीआई बैंक, पीएसयू स्पेस में एसबीआई, एक्सिस बैंक, इन स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और अगर थोड़ा लंबे समय के हिसाब से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि इवन एचडीएफसी बैंक इस स्तर पर एक अच्छा बाय बन सकता है। ओके, एचडीएफसी बैंक भी और आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक आपका प्रेफर है। सिद्धार्थ, एग्जैक्टली मेटल्स पे आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? मेटल्स में आई थिंक स्पेशली मार्च अप्रैल बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। आई मीन मेटल्स इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, मेरे ख्याल से कल परसों तक भी ऑल टाइम हाई पे था। मेटल्स में क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का वक्त है या फिर थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट के बाद ये अपने फिर रैली को रिज्यूम करेंगे? और फेरस नॉन फेरस को बाइसेक्ट करते हुए आपका ठीक अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो। मैं मेटल्स में थोड़ा कॉशियस रहूंगा, रीजन बीइंग कि मेटल एक स्पेस, अगर आप इन्वेस्टर हो और स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मेटल सेक्टर एक आसान सेक्टर है जानने के लिए कि कब इसमें इन्वेस्ट करना है और कब नहीं। हम अपर एंड ऑफ साइकिल पे है, डेट साइकिल कहो या अर्निंग साइकिल कहो। तो विद सच लो डेट एंड इतने हायर स्तर पर चल रहे हैं अर्निंग्स के और रियलाइजेशन के, तो यहाँ से आप इन्वेस्ट करोगे तो ना आपको वैल्यूएशन सपोर्ट है, ना आप साइकिल के मिड लेवल पे या लोअर एंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो मेटल्स के। एक प्रॉफिट अगर आप अभी भी इन्वेस्टेड है, हालांकि ये जो मैं कह रहा हूँ ये मैं पिछले 6-8 महीने से कह रहा हूँ, उसमें मेटल स्टॉक में भी थोड़ी इंक्रीमेंट रैली देखी गई है, लेकिन दिस इज नॉट टाइम टू बाय मेटल्स, बी इट फेरस और नॉन फेरस। और यहाँ से निकल के आप एफएमसीजी, ऑटो, सम ऑफ द बैंकिंग नेम्स, इन क्षेत्र में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप 2 से 3 साल का व्यू रखते हो। तो मेटल स्पेस में मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कुछ। मेटल्स में आप नहीं सजेस्ट करेंगे, लेकिन सिद्धार्थ, आपने वो अनिल अग्रवाल का ट्वीट पढ़ा है जहां पर वो बेसिकली कह रहे हैं कि शायद हम मेटल्स, बेस मेटल्स में स्पेशली, और वो ही इज टॉकिंग वेरी स्पेसिफिकली अबाउट शायद कॉपर और एल्यूमिनियम, कि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी खासी बढ़ेगी, एंड आई एम गेसिंग उनको वो दिख भी रहा है।
वो ट्वीट आपने पढ़ा? आई थिंक आजकल ही आया है। एक प्रमोटर को और एक बिजनेसमैन को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, Of course. और मैं सराहता हूँ कि इस तरह का उनका विचार है, एंड मैं उसे चैलेंज भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं डिबेट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से जब स्टॉक के वैल्यूएशंस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लाइफ साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अभी इन शेयरों में इन्वेस्टमेंट में वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं दिख रहा है। शायद इतने अट्रैक्टिव नहीं है इस पूरे पॉकेट के जितना शायद आगे का बिजनेस रह सकता है, जो अनिल अग्रवाल ने अपने ट्वीट में मेंशन किया था। चलिए अब कमोडिटीज के साथ ही रहते हैं और बिरला कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। बिरला कॉर्प के चौथी तिमाही के नतीजे हमने देखे और यहाँ पर जो कंपनी का प्रदर्शन है वो काफ़ी उम्दा रहा। मुनाफा 72% बढ़कर आया, आय में करीब 8% तक की वृद्धि देखने को मिली, मार्जिन्स में अच्छा खासा सुधार है, करीब 11% से बढ़कर ये 17.5-18% के आसपास आए हैं, और बट ऑब्वियसली फिर ऑपरेशनली भी परफॉर्मेंस मजबूत रहा है। अब यहाँ से आगे का आउटलुक क्या रहा है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ कंपनी के CFO आदित्य सरावगी हैं। आदित्य जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नंबर्स एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, बहुत तगड़ी स्थिति देखने को मिली है, लेकिन आप मुझे अगर अंदाज़ा दे सके FY25 में किस तरह की वॉल्यूम्स आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में कुछ नरमी देखने को मिली है डिमांड में, वो कब से पिकअप होने के आसार हैं? आप क्या सुन रहे हैं ग्राउंड पर? नमस्कार, धन्यवाद। ग्राउंड लेवल पे आपने ठीक ही सुना है। ये इलेक्शन और भीषण गर्मी की वजह से बाजार में थोड़ी मंदी है, अभी वॉल्यूम्स वगैरह सबड्यूड है, और अपनी आशा ये है कि जैसे जैसे इलेक्शन होगा और गर्मी भी कम होगी तो वॉल्यूम पिकअप होना चाहिए। तो जून महीने से, समटाइम इन जून महीने से वॉल्यूम पिकअप होना चाहिए। लेकिन अपने सेकेंड क्वार्टर में जुलाई ऑनवर्ड अपने मॉनसून शुरू हो जाती है, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे बारिशों में सीमेंट की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम थोड़ा कम हो जाता है, तो उसका थोड़ा इफेक्ट रहेगा। तो इस साल हम लोग एक्सपेक्ट करें कि जो रियल जो स्पर्ट डिमांड है वो थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड ही आएगा। बीच में डिमांड स्ट्रॉन्ग होंगी, लेकिन सस्टेनेबल डिमांड हम लोग को लग रहा है कि थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड ही आएगा इस साल। हमारी कंपनी इस साल 8 से 10% वॉल्यूम में वृद्धि का अनुमान लगा रही है। से 10% वृद्धि का अनुमान आप लगा रहे हैं, फेयर इनफ। उस लिहाज से सर फिर मुझे एक बताइए कि प्राइसिंग में क्या फिर वो सेकंड हाफ में ही इम्प्रूवमेंट के आसार बनते दिखाई देंगे जब पिकअप होगा? जी, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। प्राइसिंग में भी जो इम्प्रूवमेंट है वो सेकंड हाफ में ही हमारी आशा है कि इम्प्रूवमेंट होगी। आइए फिर आप EBITDA पर टन FY25 के लिए रफली क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं जब वो प्राइसिंग में पिकअप भी आएगा? जी, तो 25 के लिए हमारा पिछले साल 808 रुपये था EBITDA पर टन। इस वर्ष हम अनुमान लगा रहे हैं कि उसमें 8 से 10% की वृद्धि होगी। और इस नए वित्त वर्ष के लिए कैपेक्स क्या लाइंड अप है? हमारे कैपेक्स इस वर्ष के लिए 800 करोड़ रुपया लाइंड अप है, जिसमें 400 करोड़ रुपया जो सस्टेनेंस जिसको बोलते हैं, हर साल जो जरूरत के कैपेक्स होते हैं वो रहेगा। 200 करोड़ हमारे कुछ कोल ब्लॉक्स डेवलपमेंट है उसके अकाउंट में रहेगा, और 200 करोड़ हमारा एक नया ग्राइंडिंग यूनिट तैयार रायबरेली के पास कुंदनगंज में आ रहा है, उसमें हम निवेश करेंगे इस वर्ष। फंड्स आपके पास आई एम अज्यूमिंग है, उसको रेस करने की जरूरत नहीं है? नहीं, वो अपने डेट अपने 2:1 के रेशियो में डेट रेस करेंगे इन सब प्रोजेक्ट के लिए। सरावगी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। बिरला कॉर्प कल अच्छा एक्शन देखने को मिला था, नंबर्स इनफैक्ट काफ़ी अच्छे रहे। कमेंट्री मैनेजमेंट की आपने सुनी कि सेकंड हाफ में ही कुछ पिकअप देखने को मिलेगा, और EBITDA पर टन करीब 850 रुपये प्रति टन इस समय कंपनी गाइड कर रही है। इस पूरे स्पेस में जतिन, अंबुजा, ACC, अल्ट्राटेक की हम खूब कुछ चर्चा करते हैं, इस समय किस तरह का हाल दिख रहा है चार्ट्स पर?
देखिए ओवरऑल अगर जो सीमेंट स्पेस की मैं बात करूँ तो सभी सीमेंट स्पेस थोड़े वीक लग रहे हैं। अगर जो मैं एक सीमेंट की बात करना चाहूँ, सीमेंट स्पेस में बात करना चाहूँगा तो ग्रासिम रहेगा। मेरे को लगता है कि ग्रासिम एक स्टॉक है जो ऑल टाइम हाईज पे चल रहा है और रिसेंटली हमने जो करेक्शन देखा है वो सिर्फ एक पुल बैक है ट्रेंड में। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अगर जो किसको इन्वेस्ट करना है या तो फिर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी अगर जो हम देखना चाहते हैं तो ग्रासिम एक स्टॉक रहेगा जहाँ पे हम एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी आपको जरूर दिखेगी। सिद्धार्थ, सीमेंट स्पेस, क्योंकि हम पहले ऑफ कोर्स मेटल्स की बात कर रहे थे, लेकिन सीमेंट साइकिल पर इस समय आपकी पोजीशनिंग क्या है? हम काफी बुलिश है सीमेंट स्पेस पे और यू नो इट्स अ कोइंसिडेंस दैट आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट बिरला कॉर्प आल्सो। वो हमारे कवरेज में भी है स्टॉक और अपने मैनेजमेंट से अभी जस्ट बात की। हर्षदा, ये रिजल्ट सीजन में अभी जितने भी रिजल्ट्स आए हैं सीमेंट स्पेस में, इट इज अल्ट्राटेक सीमेंट और बिरला कॉर्प, ये दो ही स्टॉक है जहाँ पे हमने देखा है कि रियलाइजेशन में बढ़ोतरी हुई है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ दी सीमेंट नेम्स में रियलाइजेशन डिप हुआ है और ये इसी चलते हुए बिकॉज जैसे मैनेजमेंट भी कह रहे थे कि उनके कैप्टिव कोल माइंस हैं, ऑल्सो यू नो द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी जो ये कर रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट किया है 55% to 60% ऑफ द प्रोडक्ट जो है इनके और रेवेन्यू जो आता है वो प्रीमियम प्रोडक्ट से आता है और इसके चलते हुए अच्छे नतीजे बताए। वैल्यूएशन वाइज भी स्टॉक एक्सपेंसिव नहीं है। हमारा टारगेट इसके ऊपर 2055 का है अगले एक साल के लिए। हम अराउंड 8 टाइम्स ईवी टू इबिटा का मल्टीपल दे रहे हैं ये स्टॉक को, तो ये हमारा टॉप पिक है। सीमेंट स्पेस का ऐसा है कि मुझे लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट में भी एक्सपोजर होना चाहिए अगर लार्ज कैप में है तो। ग्रोथ सेक्टर है तो ग्रोथ सेक्टर में आप भले ही प्राइसिंग पे थोड़ा ऊपर नीचे रॉन्ग जा सकते हो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अर्निंग्स अगर कैचअप कर लेगी तो आपको रिटर्न्स बन जाएंगे। तो सीमेंट सेक्टर में मुझे लगता है कि एक्सपोजर बनाए रखना चाहिए एंड मे बी यू कैन ऐड सम मोर वेटेज टू इट। अच्छा सिद्धार्थ जी, रियल स्टेट में आई मीन गोदरेज प्रॉपर्टीज एट ऑल टाइम हाई, डीएलएफ स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ, मतलब इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। ओबरा रियलिटी, कैश के बहुत सारे स्टॉक्स पूरा अंकरा हो गया और इनफैक्ट रियल स्टेट एंसिलरी आई थिंक पॉलीकैप ने अपने उस लॉस्ट ग्राउंड को रीगेन किया जो जनवरी का फॉल था। एस्ट्रल क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई। इस पूरी रियल स्टेट और रियल स्टेट एंसिलरी थीम में आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त, और या फिर क्या चेस कर रहे हैं? हम ट्रैक कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग इट, बट ऐसा ऑफिशियल कवरेज नहीं है अभी तक। बट देन मुझे लगता है कि जब तक मार्केट में ये मोमेंटम चल रहा है, रियल एस्टेट वुड आल्सो प्रॉब्ली डू वेल, लेकिन इस स्पेसिफिक हम ये सेक्टर में इतना स्टडी अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ है, सो आई वुड रिफ्रेन टू कमेंट ऑन। ओके, मीनवाइल एक बार जरा निफ्टी का वापस इंट्राडे चार्ट लेकर आते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जो रिकवरी यहाँ पर आ रही थी उसमें वापस सेलिंग आई और अब हम डे लो के वापस काफ़ी करीब 22,232, ध्यान रखिए आज का डे लो था, वहाँ से करीब 80 पॉइंट की रिकवरी आई थी निफ्टी में, लेकिन वहाँ पर सेलिंग आई। और मैं जस्ट एक टेक्निकल लेवल्स कुछ चेक करने की कोशिश कर रहा था कि नेक्स्ट सपोर्ट जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 22,260 का है। इंटरडे में हमने उसको ब्रीच किया था, लेकिन अभी वापस उस लेवल पर है। तो जो एक सुबह भी एक व्यू लिया था हर्षदा कि इस मार्केट में अब बड़ा पैसा सेल ऑन रैली पे बन रहा है और इस समय थोड़ा सा दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए एक सेक्टर की बात करते हैं जो कोशिश कर रहा है थोड़ा मार्केट को संभालने की, एफएमसीजी। यहाँ पर इंडेक्स इटसेल्फ 2% से ज़्यादा ऊपर है, लीवर में 4% से ज़्यादा की रैली है और काफ़ी कंपनियों में तेज़ी है। मंगलम से जानते हैं कि क्या मूड बन रहा है। मंगलम, बात हो रही थी मेरी और आपकी, आई थिंक लास्ट फ्राइडे को डाबर की बात की थी आपने। आज ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में शानदार तेज़ी है, तो पहले बताइए कि ये रैली क्यों आ रही है आज? सबसे पहले तो 5 रीजंस है जिस वजह से एफएमसीजी स्टॉक्स, सारे जो स्टेपल स्टॉक्स हैं वो आज उछाल देख रहे हैं मार्केट में। और एक रीज़न है वो बोनस रीज़न है, 5 जो है कामकाजी बिजनेस फंडामेंटल रीज़न है। तो सबसे पहले तो हम जैसे उस वक्त बात कर रहे थे डाबर रिजल्ट्स के बाद
रूरल रिकवरी वो काफ़ी जोर पकड़ रही है। अब ग्रीन शूट्स लोगों को दिख रहे हैं। तो आप देखिए जो स्टॉक्स चल रहे हैं आज, ग्रामीण इलाकों में काफ़ी रिकवरी आई है। हमने देखा है HUL ने कहा था अपने अंडरस्टेटेड वे में कि थोड़े से ग्रीन शूट्स दिखे हैं उनको रूरल के। डाबर ने ठोक बजा के कह दिया कि उनका जो रूरल बिजनेस है वो अर्बन के कंपैरिजन में 2 गुना ज़्यादा तेज़ चल रहा है। और यही हमने देखा, ब्रिटानिया ने भी कहा कि मॉनसून अच्छी है, उसकी संभावना है, इन्फ्लेशन कंटेंट है, तो रूरल रिकवरी इलेक्शन के बाद आनी ही है, वो उनका अनुमान है। और दूसरा, मैरिको ने भी आज कहा कि उनके चौथे क्वार्टर में ग्रीन शूट्स दिखे रूरल रिकवरी में। तो रूरल रिकवरी होने से सबसे पहले तो इम्पैक्ट ये आएगा कि FMCG कंपनीज की ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये हमारा दूसरा कारण है। FY25 के लिए सारी कंपनीज ने डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगाया है। सबसे पहले डाबर ने कहा कि 7-8% वॉल्यूम ग्रोथ, 2-3% प्राइस ग्रोथ, तो डबल डिजिट रेवेन्यू टारगेट हो जाएगा। ब्रिटानिया ने भी ये कहा पिछले 2 साल में बहुत कम रेवेन्यू ग्रोथ के बाद कि FY25 में रेवेन्यू के लिए वो सबसे ज़्यादा तैयार हैं, रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है। और यही हमने सुना गोदरेज कंज्यूमर से और मैरिको से भी आज। तीसरा सबसे बड़ा कारण, रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद मार्जिन्स स्टेबल रहेंगे या थोड़े बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि महंगाई है वो कंट्रोल में है, नियंत्रण में। हमने देखा कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा है वो कंट्रोल में आ चुका है। और पिछले साल जो ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन कंपनीज ने देखा था उसे एडवर्टाइजिंग में उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया था। और अब एडवर्टाइजिंग भी बढ़ाने की ज़्यादा संभावना नहीं है इन कंपनीज में, वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं इस लेवल पे। तो इसके साथ रेवेन्यू डबल डिजिट होगा, एबिटा भी रफली डबल डिजिट ग्रोथ होगा, मार्जिन्स मेंटेन रहेंगे, तो EPS ग्रोथ इन कंपनीज के लिए आएगा। चौथा रीजन ये है कि जो पिछले 2 साल में हमने ट्रेंड देखा था, प्रीमियम प्रोडक्ट्स अच्छा कर रहे हैं, डिजिटल ब्रांड्स अच्छा कर रहे हैं, वो अभी तक वो ट्रेंड बरकरार है। तो HUL ने जैसे कहा कि प्रीमियम ब्यूटी और पर्सनल केयर 2 गुनी तेजी से चल रहा है। ब्रिटानिया का भी मॉडर्न ट्रेड और ई-कॉमर्स बिजनेस 2 गुनी तेजी से चल रहा है। मैरिको भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो अच्छा है। और पांचवा मेन बिजनेस रीजन ये है कि जो कंपनीज ने एक्विजिशन किए थे पिछले साल और जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन कर रहे हैं वो अब इस साल सबके लिए फलेंगे। तो रेमंड का जो कंज्यूमर बिजनेस है गोदरेज ने एक्वायर किया था, वो अगले साल उनके बिजनेस के मुकाबले 2 गुना बढ़ेगा। और टाटा कंज्यूमर ने भी ऑर्गेनिक इंडिया और चिंग्स को एक्वायर किया था, वो इस साल उसे बढ़ाएंगे। ब्रिटानिया और मैरिको जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन पर चल गए हैं। तो ये 5 कामकाजी रीजन। और छठा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि पिछले 1 साल में FMCG स्टॉक्स ने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया था। तो अगर आप FMCG इंडेक्स को देखिए, पिछले 12 महीनों में 16% चला है, निफ्टी 25% चला है। HUL के आज के मूव को अगर निकाल दें तो पिछले 12 महीनों में एक्चुअली 7% नीचे है। ITC भी 3% ही ऊपर है। डाबर, नेस्ले, ये सारे स्टॉक्स जो आउट परफॉर्मर्स है सेक्टर में, एक्चुअली पूरे मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इस वजह से 5 बिजनेस ऑपरेशनल रीजंस मैरिड विथ द अंडर परफॉर्मेंस, और द रीजन इज FMCG स्टॉक्स आर ऑन फायर टुडे। अच्छी खासी तेजी इसमें आती हुई। शुक्रिया मंगलम, काफ़ी बारीकी से आपने पूरी जानकारी दी कि क्या दरअसल वो कारण है जिसके चलते HUL, डाबर, ब्रिटानिया, ये पूरा पैक फिर से लाइमलाइट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ब्रोकरेजेस इस पर क्या अंदाजा लगा रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किन स्टॉक्स में अब अपॉर्चुनिटी होगी फिर पोजीशन लेने की। नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अवनीश रॉय हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, स्वागत है आपका। इनफैक्ट मंगलम ने बखूबी बताया वो अलग अलग कारण जिसके चलते FMCG लाइमलाइट में आया है और आउटलुक कितना मजबूत हो रहा है। इस सेक्टर में आपके लिहाज से क्या री रेटिंग इन नंबर्स के बाद हो चुकी है? धन्यवाद। नहीं, री रेटिंग तो लास्ट 1-2 दिन में ही हुई है। तो मुझे लगता है इस सेक्टर में काफ़ी अंडर ओनरशिप है। बाकी कुछ सेक्टर्स बहुत ज़्यादा चले हैं, फॉर एग्जांपल PSUs, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट के मुकाबले में FMCG तो जस्ट चलना स्टार्ट हुआ है। और FMCG का आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें तो वो टॉप 3-4 सेक्टर्स में रहता है। लास्ट 1 साल कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि अब रिवर्स होने स्टार्ट हुए हैं। पहला प्रॉब्लम है कि प्राइसिंग ग्रोथ बहुत सारे कंपनीज का नेगेटिव था क्योंकि उनका ग्रॉस मार्जिन मल्टी क्वार्टर हाई था। अब क्या हो गया है, वो 1 साल इस क्वार्टर में खत्म होगा, Q1 में खत्म होगा, उसके बाद कंपनी 3 से 4% प्राइस हाइक लेंगी। सेकेंड है, रूरल में इस बार वर्षा अच्छी होगी तो उसके कारण भी सेंटिमेंट्स भी इम्प्रूव होगा और कृषि का जो आय है वो भी बढ़ेगा। तीसरा रीजन है, लोकल प्लेयर्स ने लास्ट 1 साल अच्छा किया, उनका वो
जब भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है उसके बाद डिफ्लेशन होता है तो वो लोग अच्छा करते हैं, वो भी Q1 में ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट शेयर गेन करेंगे। वैसे भी बड़े प्लेयर्स 60-70% ऑफ द पोर्टफोलियो में मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। जो 10-20-30% में नहीं है उसमें वो लोग गेन करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे लगता है कि इसमें मार्जिन प्रेशर ऐसा कुछ मेजर नहीं है, कमोडिटी में ऐसा कुछ बहुत बड़ा अभी रिस्क नहीं है, तो उसके कारण मुझे लगता है कमोडिटी ठीक ही रहेगा, तो जिसके कारण बड़ा कोई ग्रॉस मार्जिन या EBITDA मार्जिन प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन पी अगर आप देखें HUL का पी यहाँ से 30-25% हायर भी ट्रेड करता था। सिमिलरली डाबर का सेम केस है। तो आई विल से कि बहुत सारे कंपनीज में अभी बहुत कंफर्ट है। HUL, डाबर, मैरिको, ब्रिटानिया अभी कुछ ज़्यादा चले नहीं है। 1-2 दिन का रैली बहुत शार्प है, लेकिन अगर पूरे साल का देखें तो यहाँ से 15 से 20% और बन सकता है। इवन ITC में भी हमको लगता है कि नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर के बाद उसमें भी तेजी आएगी। अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे एग्री बिजनेस में बहुत स्लो डाउन है उनका, सिगरेट में भी वॉल्यूम में कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन वो ये सब कंपनी में ग्रोथ आ जाएगा आफ्टर 1 और 2 क्वार्टर्स। सो ओवरऑल हमको पॉजिटिव लगता है एंड देयर विल बी फर्दर री-रेटिंग ड्राइवर बिकॉज इलेक्शन ऑल्सो थोड़ा सा घबराहट मार्केट में है कि क्या होगा, वोटिंग कम है, तो दिस इज अ डिफेंसिव सेक्टर। तो उसके रिलेटेड भी जून 4 को रिजल्ट क्या होगा, कितना सीट कौन जीतेगा, उसके रिलेटेड भी थोड़ा सा निवेशक के माइंड में थोड़ा सा डाउट्स है, उसके कारण भी लोग डिफेंसिव में जा रहे हैं। बिल्कुल जा। अच्छा अवनीश जी, गुड आफ्टरनून। इन पर्टिकुलर मैरिको पर क्या व्यू बन रहा है? ऐसा क्या मार्केट को अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा मैरिको में जो 10% स्टॉक भाग गया? देखिए मैरिको 9% चला है, लेकिन डाबर का रिजल्ट तो 2-3 दिन हो गया, वो भी 5% अप है। लीवर का रिजल्ट तो 1 हफ्ता से ऊपर हो गया, वो 5-6% अप है। तो उसमें नया क्या हो गया? तो ऐसा कुछ नहीं है, सेक्टर फ्लेवर में जब आता है तो सब चलते हैं। मैरिको का कल रिजल्ट था और उसके पहले ज़्यादा कुछ चला नहीं था। यहाँ से पॉजिटिव वही है, प्राइस ग्रोथ पैराशूट में स्टार्ट हो गया, 6% तक का प्राइस ग्रोथ उन्होंने लिया है। सेकेंड सफोला में भी प्राइस ग्रोथ सेकेंड हाफ में आ जाएगा। थर्ड है, जब भी इन्फ्लेशन होता है तो पैराशूट में मार्केट शेयर गेन्स आता है। फोर्थ है कि जो उनका इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में अच्छा ग्रोथ है। तो आई वुड से दैट अगेन यहाँ पर वर्स्ट इज बिहाइंड, प्राइसिंग ग्रोथ उनका नेगेटिव था FY24 में मेनी क्वार्टर, तो वो पॉजिटिव की तरफ आ गया है। तो प्राइस ग्रोथ भी आएगा और वॉल्यूम ग्रोथ में भी वर्स्ट इज बिहाइंड, एंड दैट्स ट्रू फॉर आई थिंक सभी FMCG कंपनीज के लिए। मैरिको का कल रिजल्ट है इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा चला है, नहीं तो पूरे सेक्टर को ही फायदा है। एक क्या इस रैली को अब थोड़ा प्रीएम्प्ट किया जाए? फॉर एग्जांपल नेम्स लाइक एशियन पेंट्स जो अपने हाई से काफ़ी नीचे और वैल्यूएशन वाइज जो अब अपने जो खुद के इनके मल्टीपल्स रहे हैं उसके शायद नीचे आ गए हैं, जो एवरेज मल्टीपल्स रहे हैं उसके। एशियन पेंट अच्छी कंपनी है, स्पेस अच्छा है, वहाँ पे 2 इशू है। एक है कि प्राइसिंग उनका 3-4% नेगेटिव अभी भी 2 क्वार्टर और रहेगा। सेकंड, उनका जो मिक्स होता है वो एडवर्स होता है, पेंट थोड़ा कम ग्रो होता है, पुट्टी कंस्ट्रक्शन केमिकल में ग्रोथ ज़्यादा होता है, तो इसके लिए वो भी थोड़ा सा नेगेटिव प्राइसिंग रहता है। तो उनका ओवरऑल 7-8% नेगेटिव प्राइसिंग रहता है। तो अगर वो 10% भी वॉल्यूम ग्रोथ करें तो प्राइस ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ उनका 2% ही होगा। सेकेंड है ग्रासिम का रिस्क है, बिरला पेंट घुसा है मार्केट में, अभी वो एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करेगा, तो मार्केट देखना चाहेगा कि क्या हो रहा है, कैसा एडवर्टाइजिंग कर रहा है, कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है। जो बिरला पेंट ने किया है 10% एक्स्ट्रा ग्रामेज या थोड़ा प्राइसिंग एशियन पेंट से कम या 1 साल वारंटी, वो पहले भी पेंट कंपनीज ने किया है, उसका बहुत कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नया बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बिरला पेंट एडवर्टाइजिंग जोर से स्पेंड करेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा अनसर्टेनिटी उसके बारे में है। इसलिए एशियन पेंट्स अभी हमारे पेकिंग ऑर्डर में लोअर रहेगा। करेंटली हमको जो FMCG स्टेपल्स कंपनीज हैं उसमें हमको ज़्यादा कंफर्ट है रादर देन एशियन पेंट्स, क्योंकि उसमें वो 2 रीजन जो मैंने मेंशन किया, तो उसमें अभी रुक के खरीदना चाहिए। ओके, FMCG स्टेपल में आपकी टॉप 2 पिक्स क्या रहेंगी इस समय अवनीश? तो इफ यू सी जो स्टॉक चले नहीं है तो मैरिको, ब्रिटानिया हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके नीचे डाबर और HUL, तो ये 4 स्टॉक ज़्यादा चले नहीं है, लेकिन इसमें रिकवरी चालू हो गया है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो यूनाइटेड ब्रीवरीज और कोलगेट में ग्रोथ ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। इसके अलावा हमको गोदरेज कंज्यूमर के एनालिस्ट मीट में अभी अटेंड किया, वो भी अच्छी कंपनी है,
लेकिन उस समय वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा कम है, उसमें ऐसा कोई बहुत स्लो डाउन भी नहीं था, वो कंपनी ऐसे भी अच्छी कर रही थी। तो टर्न अराउंड कंपनीज होंगी HUL, ब्रिटानिया, डाबर, मैरिको ऑन ए रिलेटिव बेसिस। तो वो सब में कंफर्ट वैल्यूएशन भी है प्लस रिकवरी भी है, लेकिन हाई ग्रोथ यूनाइटेड ब्रीवरीज और कोलगेट रहेगा। ऑल राइट, अवनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे अपने थॉट शेयर करने के लिए FMCG सेक्टर पर। चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे सोनी पटनायक से, उसके बाद रचना जी से FNO सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस जायसवाल और सिद्धार्थ भामरे से लेंगे मिड कैप फंडा। तो सोनी जी आपका सस्ता ऑप्शन? जी अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन रहेगा ICICI प्रूडेंशियल 600 कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 8.59 रुपए की रेंज में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 5 लगाए, टारगेट है 14 पहला, सस्टेन करते हैं तो दूसरा टारगेट 17। ओके, तो ICICI प्रूडेंशियल एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए तेजी की बन रही है, यही एक ट्रेड आप इस समय लेना ठीक समझ रही हैं। ICICI प्रू दिखाइएगा प्लीज वो ट्रेड 577 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है काउंटर, लेकिन 600 का कॉल लेकर जाना है। टारगेट यहाँ पर आप 16 रुपए के आसपास रख सकते हैं। रचना जी FNO सुपरस्टार? जी, मेरी तरफ से जो FNO सुपरस्टार रहेगा दैट विल बी कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में जो मूव आ रहा है वो कल से जो राइज आया था उसकी कंटिन्यूएशन में चालू है एंड कोई भी पुल बैक नहीं आया बीच में। तो मेरे हिसाब से 1646 पे फ्यूचर्स है, अगर हम यहाँ पे 1630 पे ऐसे लगाए तो ऊपर वाली साइड पे बहुत ही जल्दी हमें 1670 एंड 1685 के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं विद इन अ डे और 2। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक इस कार्यक्रम में आज अब दूसरी बार अपीयर हुआ। पहले मानस ने कॉल दी थी पुल बैक ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से, अब रचना जी से पिक करते हुए FNO सुपरस्टार चार्ट का चमत्कार अब मानस से पिक करेंगे। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, जिस तरह का परफॉर्मेंस IT स्पेस में देखने को मिल रहा है उसको देख के लग रहा है कि इनफी शायद तैयार है एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने के लिए। स्टॉक ने टेंडे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, तो यहाँ पर चांस देना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप इनफी में खरीदारी कर सकते हैं, इन्फोसिस में करंट लेवल्स खरीदारी करिए। 1420 1420 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1480 1480 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, ये कैश टेबल्स हैं। 1440 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 34 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, इसमें आप 24 रुपए 24 के स्टॉप लॉस लगाइए और 55 के टारगेट सेट करिए। ओके, अब चलते हैं सिद्धार्थ भामरे के पास एक मिड कैप फंडा के लिए। सिद्धार्थ जी बताइए आपके पिक। अनुज, रिवील कर दिया था मैंने आइडिया, रिपीट करूंगा लेकिन दर्शकों के लिए कि बिरला कॉर्पोरेशन, बिरला सीमेंट, बिरला कॉर्पोरेशन इज समथिंग व्हिच वी आर लाइकिंग। ये स्टॉक अभी 8 टाइम EBITDA चल रहा है। उसके हिसाब से हम जो वैल्यूएशन दे रहे हैं 2055 का टारगेट बनता है। सीमेंट स्पेस अच्छा है, ये एक स्टॉक है जहाँ पे पावर और रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रही है कंपनी, उसके ऊपर ध्यान दे रही है, जिसकी वजह से रियलाइजेशन बढ़ रहा है और एक ये अच्छा बाय बनता है यहाँ पे 2055 के टारगेट के आसपास। तो एक 35-40% का अपसाइड है फ्रॉम करंट लेवल्स। ओके, तो ये फिलहाल बिरला कॉर्प जो रीइटरेट कर रहे हैं 2055 के टारगेट के लिए। चलिए सारे ट्रेड्स आपके लिए फटाफट से रिकैप कर देते हैं। ICICI प्रू 600 का कॉल लेने की सलाह सोनी की थी, 14-17 तक के लेवल्स रहेंगे। ये इनफैक्ट सुझाया गया आपको 9 रुपए के आसपास, 5 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। फिर आया रचना का ट्रेड, कोटक महिंद्रा बैंक 1670 और 1685 के लिए एक मौका है, 1630 आप रखिएगा स्टॉप लॉस के तौर पर। इन्फोसिस 1480 का टारगेट और 1420 का स्टॉप लॉस, ये मानस का पिक है। और बिरला कॉर्प जो सिद्धार्थ मेंशन कर रहे हैं 2055 के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। तो ये सभी वो ट्रेड्स जो 4 का चौका में है। इस बीच श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, बताइए कैसे ट्रेड कर रहे हैं आप इस मार्केट में, तेजी या मंदी, क्या स्टॉक लेकर आए हैं? गुड आफ्टरनून अर्षदा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए ऐसे मार्केट में देखा जाए तो जहाँ पे विक्स काफी हाई होते हैं वहाँ पे वॉलेटिलिटी रहती है, एंड बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी रहती है तो हमें ऑलवेज जो ट्रेडिंग रेंज बनती है किसी भी स्टॉक की या इंडेक्स की, उसके एक्सट्रीम लेवल्स पे अगर आप व्यू बनाते हो तो आई थिंक वो ज्यादा फायदेमंद होता है। आज भी अगर आप देखें तो मार्केट में एक लगातार गिरावट थी और 250-260 के करीब हमने कुछ स्टेबिलिटी देखी मार्केट में। तो अभी इन लेवल्स पे तो मुझे लगता है कि कुछ बिल्कुल खरीदने के मौके हैं, कुछ खरीदारी की जा सकती है। और अभी अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है। अगर आप ग्लोबल मैक्रोज भी देखते हो तो वहाँ पे भी हमने एक अच्छा खासा
सपोर्टिंग सॉर्ट ऑफ पैटर्न देखा है। तो हमें लगता है कि इन लेवल्स पे टेक महिंद्रा को लॉन्ग किया जा सकता है, जो 1290 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसे खरीदे, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 1260 का, और टारगेट्स नजर आते हैं वापस से 1350 से लेकर 1370 के। तो करंट लेवल से टेक महिंद्रा को लॉन्ग करके चल सकते हैं। टेक महिंद्रा, अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत में जिसका जिक्र मैं कर रहा था, टेक महिंद्रा अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में पूरा का पूरा आईटी इस वक्त अच्छा मूव देता हुआ। निफ्टी आईटी बस स्क्रीन पे लेके आइएगा, अब करीब करीब 290 अंकों पर 33,506, फर्स्ट टाइम पोस्ट आई थिंक 15 अप्रैल ये आता हुआ अपने 10 डे एक्सपेंशन। श्रीकांत, और कुछ पॉकेट्स आई मीन डिफेंसेस में, चाहे वो एफएमसीजी हो या फिर फार्मा आज नहीं चल रहा है, लेकिन जिस डिफेंसिव स्पेस में से आपने टेक महिंद्रा को पिक किया, डिफेंसेस में आपके शॉपिंग लिस्ट में और क्या 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 है जिसको आप लोगों ने मार्क कर रखा है कोटक में? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान लीवर या तो जुबिलेंट फूड, जो QSR स्पेस है कंप्लीटली, वहां पे भी अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर किसी टेक्निकल पैटर्न के ऊपर अगर बात करनी हो तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे जुबिलेंट फूड को देखा जा सकता है, जो ट्रेड कर रहा है अराउंड 482। आज हायर लेवल से अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग हमने देखा है, लेकिन ओवरऑल इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो इसमें डबल बॉटम बना है और एक बड़े इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को भी इसने क्रॉस किया है अराउंड 480। तो उसी का स्टॉप लॉस रखे, 470 का स्टॉप लॉस रखे, और टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 530 से लेकर 540 के। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये एफएमसीजी में अच्छा खासा मोमेंटम है, लेकिन जुबिलेंट फूड को लॉन्ग किया जा सकता है। जुबिलेंट फूड को लॉन्ग किया जा सकता है। चलिए अब रिजल्ट की बात करते हैं। कल निफ्टी की 2 कंपनियों के नंबर्स आएंगे, L&T और हीरो मोटोकॉर्प। F&O के भी काफ़ी नंबर्स हैं, TVS मोटर, भारत फोर्ज, टाटा पावर, कुल मिलाकर 5 F&O कंपनियां। इन सब पर या इनमें से कुछ कंपनियों की बात करते हैं। सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। पहले इंडेक्स कंपनियों की बात करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करें L&T और हीरो मोटोकॉर्प से? तो शुरुआत करता हूं मैं हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स के साथ, जहां पर इस तिमाही में करीब 9,417 करोड़ रुपए के आसपास एक रेवेन्यू आने का अनुमान है। 8,306 करोड़ रुपए के सामने रेवेन्यू आएगा। एबिटा फ्रंट पर करीब 25% की बढ़त, 1,362 करोड़ रुपए का एबिटा का नंबर होगा 1,083 करोड़ रुपए के बेस के सामने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.5% आएंगे, जो कि 13% थे पिछले साल इस तिमाही में, और मुनाफा करीब 1,066 करोड़, जो कि 860 करोड़ रुपए के सामने इस तिमाही में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक स्टेडी ग्रोथ की बातचीत मार्केट्स में है Q4 के अंदर, और हीरो मोटोकॉर्प का जो वॉल्यूम है वो रफली 10% बढ़ेगा, रफली 13.92 लाख यूनिट्स के आसपास, जो कि पिछली बार रफली पौने 13 लाख यूनिट के आसपास का नंबर था। एक अच्छी वॉल्यूम पिकअप है। हालांकि Q-on-Q बेसिस पे वॉल्यूम के अंदर एक ड्रॉप है। लास्ट क्वार्टर में करीब 14.6 लाख के आसपास की वॉल्यूम का नंबर था, इस बार 13.92 आने का अनुमान। तो Q-on-Q बेसिस पे वॉल्यूम के अंदर एक ड्रॉप का अनुमान है। मार्जिन Q-on-Q बेसिस पे थोड़े से बढ़ेंगे, इनपुट कॉस्ट स्टेबलाइज होने की वजह से कह लीजिए, या फिर थोड़ा सेलेक्टिव जो एक अच्छी डिमांड आई है हाई प्रीमियम साइड की, वो कंपनी के लिए एक बेटर साइड पे पोजीशन रह सकता है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी 2 व्हीलर स्पेस में एक अच्छे वैल्यूएशन पर है, तो बहुत ज़्यादा शायद डैमेज की उम्मीद यहाँ पे अब ना लगा के चले, अगर नंबर थोड़े से वीक भी आते हैं तो। दूसरी तरफ L&T के नंबर्स, जिसकी अभी आपने बात किया, अगर L&T के नंबर्स की बात करें तो मोर लेस मार्केट एस्टिमेट लगा के चल रहा है कि L&T के केस में तिमाही आधार पर नंबर्स बहुत अच्छे रहने का अनुमान है। YOY के कंपैरिजन में Q-on-Q बेसिस पे नंबर बहुत स्ट्रांग रहेंगे। अगर Q-on-Q YOY बेसिस पे देखें तो करीब इस तिमाही में 65,012 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स का अनुमान है, 58,000 करोड़ रुपए के सामने। एबिटा फ्रंट पे 7,225 करोड़ का एबिटा, जो कि 6,833 करोड़ रुपए के सामने आने का अनुमान है। मार्जिन फ्रंट पे 11.25% के आसपास का मार्जिन रहेगा, और मुनाफा 3700 करोड़, जो कि 3987 करोड़ रुपए के सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ की चीजों में Q-on-Q बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ इनकी जो है वो 12% के आसपास या 11% के आसपास रहेगी, क्योंकि E&C बिजनेस थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा। कोर एबिटा बिजनेस बेटर है, और सऊदी प्रोजेक्ट और जो मिडिल ईस्ट की पाइपलाइन है वो बहुत स्ट्रांग रहने का अनुमान। तो Q-on-Q नंबर बेटर रहेंगे, YOY नंबर थोड़े से सबड्यूड आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन YOY थोड़े से नरम। L&T एक स्टॉक जो हाल फिलहाल में काफी करेक्ट कर भी रहा था, इनफैक्ट कल भी आपको याद होगा पिछले सत्रों में भी L&T में काफी ज्यादा प्रेशर था। श्रीकांत, चार्ट्स पर अब स्थिति कैसे आप पढ़ रहे हैं, पहले आप ये अगर समझा सकें। अगर बात करें तो यहाँ पे इनफैक्ट कल के दिन में हमने काफी बड़ा एक क्रैकडाउन देखा था, और
इंपॉर्टेंट लेवल्स जैसे कि 3400 3450 के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, उन लेवल्स के नीचे अभी ये स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा और इसमें वक्त देना पड़ेगा, शायद स्टॉक करेक्ट होते हुए यहाँ से 3200 3250 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसमें वीकनेस जारी रहेगी, और अगर करेक्शन आता है तो वहां पे खरीदें, लेकिन करंट लेवल से अगर लॉन्ग पोजीशंस हो तो मुझे लगता है वो लॉन्ग पोजीशंस में से एग्जिट होना जरूरी है। ये तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करें। देखते हैं कल क्या डिलीवरी होती है एलएनटी और उसके बाद क्या ट्रेड बनता है। सुमित, आपने हीरो मेंशन किया, लेकिन टीवीएस मोटर एक आउट परफॉर्मर रहा है, यहाँ क्या एक्सपेक्ट करें, और साथ ही भारत फोर्ज क्या डिलीवर कर सकते हैं? तो पहले टीवीएस मोटर के नंबर्स की बात कर लेते हैं। वाई बेसिस पे 21% की एक बढ़त का अनुमान लगा के ब्रोकर्स चल रहे हैं। एबिटा फ्रंट पे 32% की बातचीत है और मुनाफे फ्रंट पे 48% की ग्रोथ की का नंबर है। मार्जिन भी करीब करीब 70 बेसिस पॉइंट से 1% के आसपास बढ़ने की बातचीत है। Q4 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर बाजार अनुमान लगा रहा है। वॉल्यूम्स करीब 22% बढ़ने का अनुमान, 10 लाख 10.5 लाख के आसपास की बिक्री रहेगी। और Q4 की जो टू व्हीलर की ग्रोथ है वो करीब 17% के आसपास, क्योंकि लो बेस था उसके दम पर ये नंबर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। और एक्सपोर्ट नंबर भी करीब करीब वाई बेसिस पे 47% की एक बढ़त यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगेन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स थोड़ा सबड्यूड रहेंगे। तो ऑटो के सभी के नंबर्स, खासतौर से हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस दोनों के नंबर्स वाई अच्छे हैं। क्यू ऑन क्यू थोड़े से फ्लैट सबड्यूड साइड पर नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए वो है भारत फोर्ज का। देखिए, भारत फोर्ज के केस में बहुत सारे क्रूशियल नंबर्स भी हैं, खासतौर से इनकी रियलाइजेशन और टनेज को लेकर। रेवेन्यूज़ करीब 6,948 करोड़ रुपए इस तिमाही में रहने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। मुनाफे फ्रंट पे करीब 390 करोड़ के आसपास का मुनाफा, 41% की एक बढ़त वाई बेसिस पे देखने को मिलेगी। एबिटा फ्रंट पे 676 करोड़, 30% का एबिटा में ग्रोथ और मार्जिन भी 2-2.5% के आसपास तिमाही में बढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, करीब 30 लाख के आसपास का रियलाइजेशन था, वो बढ़ के 34 लाख के आसपास पहुंचेगा। और टनेज में भी एक स्ट्रॉन्ग नंबर वाई बेसिस पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट वाई नहीं, क्यू ऑन क्यू नंबर भी इनके बहुत स्ट्रॉन्ग रहने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। तो इनके बेटर साइड पर नंबर रहेंगे। डोमेस्टिक फ्रंट पर भी एक्सपोर्ट नंबर करीब 6% के आसपास की बढ़त वाई बेसिस पर, डोमेस्टिक 38% के आसपास की ग्रोथ। पीवी और डिफेंस ये दोनों सेगमेंट इनके लिए बेहतर करेंगे। तो एक अच्छे नंबर की उम्मीद भारत फौज में आप वाई क्यू ऑन क्यू दोनों आधार पर लगा सकते हैं। ओके, तो ये कुछ और नंबर्स। और फाइनली टाटा पावर, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें? टाटा पावर के नंबर्स की बात करते हैं। टाटा पावर से केस में बिक्री वाई बेसिस पे अच्छी है, हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स फ्लैट रहेंगे। वाई बेसिस पर करीब 2680 करोड़ रुपए का एबिटा, रेवेन्यूज करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास। मुनाफे फ्रंट पर 940 करोड़ का मुनाफा, जो कि 778 करोड़ रुपए के सामने आएगा। और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में मार्जिन जो है 17-17.5% से 18-18% के आसपास रहने का अनुमान है। क्यू ऑन क्यू नंबर्स थोड़े से मिक्स कह लीजिए, फ्लैट कह लीजिए। क्यू ऑन क्यू में मार्जिन में तो इंप्रूवमेंट है, रेवेन्यूज के अंदर एक ड्रॉप का अनुमान बाजार लगा रहा है। लेकिन इनके केस में सबसे इंपॉर्टेंट, मुंद्रा पावर प्लांट का जो लॉसेस है वो घटने का अनुमान है। वहां पर इनको कॉस्ट का थोड़ा सा एक बेनिफिट मिलेगा। टैरिफ वहाँ पे इंप्रूव होने की बातचीत है और रियलाइजेशन थोड़ा सा लोअर रहेगा। तो वो एक नंबर क्रूशियल, अगर वहाँ पिकअप आ गया तो बात अलग है। प्लस रिसेंटली सोलर वर्क जिन्होंने किया था, नई कैपेसिटी ऐड की थी, उसको लेके क्या बयान आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। तो ये कुछ नंबर्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के लिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, और पिछले कुछ दिनों से मार्केट्स में कुछ डर है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया विक्स, जो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लो से 15 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया एक हफ्ते में। क्या इस समय थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है? क्या थोड़ा कैश लेवल रेज करने की ज़रूरत है, या इस डिक्लाइन में बाय करना? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। क्या डर सता रहा है मार्केट को, और क्या इसको इलेक्शन के साथ जोड़ा जाए? क्योंकि हर कोई जिससे बात हो रही है वो इसको इलेक्शन के साथ जोड़ रहा है। अनुज, बिल्कुल मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि थोड़ा सा जितना फैमिली ऑफिसेज, कॉर्पोरेट ट्रेजरीज में हम बात करते हैं, थोड़ा सा लिक्विडिटी वो टेबल पर रखना चाहते हैं। एक मार्केट में ये व्यू बना है कि जो रूलिंग पार्टी ने एक नंबर बोला था इलेक्शन में जाने से पहले, वो नंबर शायद उसमें थोड़ा सा संदेह है बाजार को, उस वजह से थोड़ी नर्वसनेस है, वो विक्स के फॉर्म में भी दिख रही है। दूसरा, अनुज, बहुत पैसा बना है स्मॉल मिड कैप स्पेस में, तो मेरे हिसाब से वाइज भी, अगर आपने पिछले एक साल में 70-80% रिटर्न बनाया है इस स्पेस में, तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हमें वहां भी दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस स्टॉक्स में बहुत मैसिव रैली आई है, इनफैक्ट आप देखेंगे IT FMCG बेटर परफॉर्मेंस है, जो कि फ्लाइट टू सेफ्टी जो हाइपोथेसिस होती है उसको कोलैबोरेट कर रहा है कि IT इंडेक्स अच्छा कर रहा है, FMCG का गाइडेंस भी अच्छा है, FMCG को वैसे भी सेफ्टी नेट माना जाता है, वो अच्छा कर रहा है।
और जहाँ पे पैसा बना है, चाहे डिफेंस है, चाहे PSUs हैं, चाहे कुछ हद तक ऑटो है, वहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है इसको ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे पोर्टफोलियो शायद थोड़ा लाइट होना चाहते हैं, और FIIs की पोजीशनिंग बहुत टाइम से एक वो कंसेंसस रहा है, सेल इंडिया, बाय चाइना का, बिकॉज़ ऑफ रिलेटिव वैल्यूएशन। तो जो एक DI सपोर्ट था, वो थोड़ा-सा मुझे लगता है थोड़ा-सा उसमें थोड़े से वो आई है। बट जैसा मैंने कहा है कि मुझे लगता है मार्केट हमेशा, लोग हमेशा डिसाइसिव मैंडेट देते हैं। आप जितने स्टेट इलेक्शन देख लीजिए पिछले कुछ सालों में, बहुत डिसाइसिव मैंडेट आया है, कहीं भी मिक्स मैंडेट नहीं आया है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये अगर मैंडेट आएगा तो वन वे और द अदर आएगा। ये मिक्स मैंडेट जो बाजार को चिंता सता रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लगती है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आज एक सेक्टर जहां बहुत मैसिव बाइंग है, आपने थोड़ा हिंट भी दिया उसका, FMCG, लीवर, मैरिको, डाबर, इनमें सब में शानदार तेजी। क्या एक सेक्टर रोटेशन माना जाए इसको, और क्या अब ये सेक्टर थोड़ा लीडरशिप ले सकता है नियर टर्म में? नियर टर्म में ले सकता है, एक तो क्योंकि सेफ माना जाता है, दूसरा कमेंट्री बहुत अच्छी रही है। आप डाबर की कमेंट्री सुनिए, मैंने ब्रिटानिया मैनेजमेंट की बात सुनी, इनफैक्ट मेरे काफी सीनियर लोगों से वहाँ पर्सनल टच है। रूरल इकोनॉमी में अपटिक की बात कर रहे हैं। ब्रिटानिया ने खास तौर पे करीबन लगभग 3000 डिस्ट्रीब्यूशन और ऐड किए, उनके रूरल डिस्ट्रीब्यूटर्स अब 30,000 हो गए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ आई सिंगल डिजिट में, हाई सिंगल डिजिट में, और डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, बहुत समय बाद देखने को मिल रहा है। और ब्रिटानिया का एक थोड़ा जो लेगेसी था NCDs वगैरह का, ICDs का जो था, वो आई थिंक मार्केट बहुत हद तक भूल चुका है। उन्होंने पिछले लास्ट 2-3 सालों में गवर्नेंस लेवल को भी थोड़ा सा मुझे लगता है इम्प्रूव किया है। टाटा कंज्यूमर की कमेंट्री अच्छी थी, हालांकि टी में जरूर उनका मार्केट कम हुआ, बट ओवरऑल जो कमेंट्री थी वो काफी अच्छी थी। मैरिको के नतीजे अच्छे आए, कमेंट्री अच्छी। तो मुझे लगता है FMCG, ये लोग बहुत जमीनी उससे जुड़े होते हैं, स्पेशली जिनका रूरल रीच ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, रूरल अपटिक थोड़ा देखने को मिल रहा है। और इलेक्शन अनुज थोड़ा सा मिनी स्टिमुलस भी होता है, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है ट्रैवल में, रैलीज में, थोड़ा हद तक उसका भी इम्पैक्ट आता है FMCG में। तो FMCG मुझे लगता है कि कुछ जगह जहाँ वैल्यूएशन रीजनेबल है, मुझे अभी भी MNC प्ले इतना सॉलिड नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ ग्रोथ भी कम है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी कम है। पर जो डोमेस्टिक FMCG नेम है, ब्रिटानिया है, कुछ हद तक डाबर है, ITC है, क्योंकि अभी छोटा पार्ट है उसका, और टाटा कंज्यूमर है, ये कंपनीज हमें अच्छी लगती है। गुरमीत, एक तो बधाई हो, आपका पिडिलाइट फिर ब्रेक इवन हो गया था आपका, मतलब एटलीस्ट वो प्राइस पे जो कि जनवरी में लूज़ हो गया था, है ना। अभी भी हाई इसने क्रिएट किया ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो करीब 3116 का। अच्छा गुरमीत, रियल स्टेट में और रियल स्टेट एंसिलरी में कोई और एडिशन किया है आप लोगों ने इस वक्त? हम 2-3 स्टॉक्स पे नजर किए हुए हैं। जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज का हम देख रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से लगभग 5 मिलियन स्क्वायर फीट और लगभग 4,500-5 हजार करोड़ का प्री सेल्स कर रहे हैं। कल बाजार में थोड़ी तेजी भी देखने को मिली थी, बीच में एक रिएक्शन आया था जब वो गोदरेज फैमिली के डिवीजन की बात हुई थी, तो वहाँ अच्छा लग रहा है। डीएलएफ का जो अभी पिरवाना प्रोजेक्ट गुरुग्राम में हुआ है, उसका एवरेज प्राइस कुछ करीबन 6.5 करोड़ है। वो मुझे लगता है नियर टर्म थोड़ा असिस्ट करेगा उनके क्वार्टरली नंबर्स को। रेंटल पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है। कुछ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा शायद वैल्यू अनलॉकिंग भी हो थ्रू अ रीट, और ऑक्यूपेंसी लेवल भी अच्छा है। तो डीएलएफ और गोदरेज हमें अच्छा लगता है। और साउथ में प्रेस्टीज है, जिसको जो हमारे रेडार में, हम थोड़ा सा बिल्डिंग मटेरियल भी साथ साथ ऐड करते जा रहे हैं। पॉलीकैब ने बहुत शानदार रिकवरी करी अपने लोज से। हमें कुछ टाइल कंपनीज अच्छा लग रही है, क्योंकि काफी अच्छा करेक्शन आया है। कुछ हमने सीमेंट में सिलेक्टिवली जो बड़ी कंपनीज है, हमें लग रहा है वहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। थोड़ा अल्ट्राटेक, अंबुजा, उस पे हमारी नजर है। थोड़ा बिल्डिंग मटेरियल भी साथ साथ ऐड कर रहे हैं। मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ पूरा बिल्डिंग मटेरियल स्पेस को लेके। और सेकेंडली हम थोड़ा सा होम फाइनेंस रिलेटेड एक्सपोजर भी ले रहे हैं। काफी अच्छा करेक्शन है होम फर्स्ट में, अच्छी हाउसिंग HFCs में, तो हम वो भी थोड़ा सा पोर्टफोलियो में ऐड करें। गुरमीत, मार्केट इंटरमीडियरीज और इस तरह के मार्केट में हमने देखा यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना है, चाहे वो एंजल वन जैसे प्लेटफॉर्म्स हो या फिर आपकी AMC कंपनियाँ। लेकिन हाल ही में CDSL के नंबर्स जिस तरह से आए हैं और जो एडिशन देखने को मिल रहा है डीमैट अकाउंट्स में, क्या ये एक स्पेस है जहां पर अभी भी एक लॉन्ग टर्म व्यू लिया जा सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट में शायद कुछ समय के लिए एक शेकआउट देखने को मिले, कुछ मुनाफा वसूली का दौर हावी रहे?
देखिए करंट लेवल पे शायद बाय ऑन डिप्स बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी, बट अगर आपका 5-7 साल का व्यू है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। आप देखिए सीडीएसएल देखिए 3.25 करोड़ डीमैट ऐड किए हैं क्वार्टर में। पिछले पूरे साल में हर दिन 1.25 लाख डीमैट ऐड हो रहे हैं। आप एनएसडीएल का नंबर अगर ऐड कर देंगे तो टोटल 15 करोड़ डीमैट हो गए हैं ग्रॉस। यूनिक करीबन करीबन 9 करोड़ है। नंबर ऑफ पैन कार्ड्स लगभग 70 करोड़ है। तो मुझे लगता है ये बड़ा सेकुलर स्टोरी है, पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है अगले 4-5 साल में। ये नंबर शायद ये 15 करोड़ का 30-35 करोड़ होगा। मे बी शायद जल्दी हो जाए 3 साढ़े 3 साल में। और आप अगर ट्रांजैक्शन रेवेन्यू देखें, चाहे वो आईपीओ रेवेन्यू है, चाहे वो केवाईसी रेवेन्यू है, उसमें तेजी है। आप उनकी एन्युटी देखें, जो इश्यूर चार्जेस हैं, वहां पे बहुत स्टेबिलिटी, उनका एन्युटी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा शेप अप कर रहा है। तो बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस है ये। टेक्निकली इट्स अ टेक प्ले विद इन फाइनेंशियल। तो मार्केट प्लेस रिलेटेड हमें कैम्स भी पसंद है, सीडीएसएल भी पसंद है। आई थिंक बीएससी में गिरावट के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा मौका मिल सकता है अगर और करेक्शन है। बस एक जो स्ट्रेस है एक्सचेंज में, डिपॉजिटरी में नहीं, वो ये है कि डेरिवेटिव का वॉल्यूम 400x हो गया है कैश को लेके। तो ये एक तरीके का मुझे लगता है रेगुलेटर कभी ना कभी कुछ इस पे एक्शन जरूर लेगा, ऐसा मेरा मानना है। यूएस से हमारा वॉल्यूम 3 टाइम्स ज्यादा है। तो वो एक मुझे लगता है एक्सचेंज पे थोड़ा सा मुझे लगता है केयरफुल होना चाहिए। कुछ रेगुलेटरी एक्शन आ सकता है डेरिवेटिव को लेके, वहां मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूंगा। बाकी डिपॉजिटरीज, एएमसीज, आरटीएस हम काफी कंस्ट्रक्टिव। ओके अच्छा गुरमीत, अभी एक खबर आई कि डीएलएफ ने पिरवाना वेस्ट करके एक प्रोजेक्ट है, उसको 1 हफ्ते से कम में पूरा बेच दिया। 800 अपार्टमेंट 6.5 करोड़ से स्टार्ट हो रहे थे, वो पूरे बेच दिए। आपने कितने लिए और स्टॉक पर क्या व्यू है? अनुज, मैं नोएडा में हूँ तो मैंने नहीं लिया, बट इस बार 6 दिन लग गया। पिछली बार 3 दिन में कर दिया था डीलर में। तो एक्चुअली आप देखिए तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ, बहुत डिमांड है अनुज। और ये जो मिड अफ्लुएंट सेगमेंट है, यहाँ पे खास तौर पे बहुत अच्छा डिमांड है। मैक्स ने अभी एक प्रोजेक्ट नोएडा में किया था, स्टार्टिंग पॉइंट ही 8.5 करोड़ था। नोएडा के लिए 8.5 करोड़ वर्कफोर्स रोड के लिए नॉर्मल है, नोएडा के लिए बहुत प्रीमियम था। और उससे सारे जो बाकी प्रोजेक्ट्स थे, अभी एलएनटी आ रहा है, तो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है एनसीआर में। अब जो स्ट्रॉन्ग बिल्डर्स हैं, आप देखिए पहले 8-9 साल की लीज पे लैंड मिलता था, अभी आपको 3 महीने के अंदर लमसम पेमेंट करना पड़ता है। उतनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग सिर्फ कॉर्पोरेट बिल्डर्स की है। इसलिए जो बल्क ऑफ द लॉन्चेस हैं नॉर्थ में, वो गोदरेज, डीएलएफ, मैक्स ये कर रहे हैं, एलएनटी कर रहा है। तो मैं डीएलएफ को लेके काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ, जैसा मैंने आपको बोला कि गाइडेंस अच्छा लग रहा है नियर टर्म में भी। और बैलेंस शीट आप देखिए नेट डेट फ्री हो गया है। अगर आप देखिए बहुत बहुत डीलेवरेजिंग करी है बैलेंस शीट की। तो मुझे डीएलएफ काफी पसंद है इस बात में। डीएलएफ एक इंटरेस्टिंग ट्रेड यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। अब इस तरह के मार्केट में जहाँ पर डिफेंसिव पर थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है, क्या फार्मा में भी एक अपॉर्चुनिटी आप ढूंढेंगे? अच्छा, लुपिन के नंबर्स के बाद थोड़ी सी नरमी आई है, कंपनी कह रही है कि वो एक ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे अमेरिका में सेल्स, होपफुली वो FY25 में उभर कर आएगा। आज शाम तक डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से भी एक आइडिया आ जाएगा कि क्या FY25 वाला साल रहेगा। लेकिन इस समय इस प्राइस पर और इस तरह के एनवायरनमेंट में फार्मा कंपनियां कुछ रिटर्न कमा कर देंगी या फिर कुछ इंसुलेट करेंगी फॉल से? बिल्कुल, अगर आप पिछले 15 साल में अगर आप हेल्थ केयर इंडेक्स को निफ्टी का रिटर्न निकालेंगे तो 1.5% का अल्फा है। और बावजूद इसके कि फार्मा का रिप्रेजेंटेशन शायद 4-5% भी नहीं है मेनलाइन इंडेक्स में। तो मुझे लगता है ये रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। यूएस में काफी शॉर्टेज है ड्रग्स की, स्पेशली जेनरिक की मैसिव शॉर्टेज है, तो प्राइसिंग प्रेशर नहीं रहेगा। तो जो यूएस रिलेटेड प्लेस हैं, चाहे वो सन है, कुछ हद तक लुपिन है, हालांकि नतीजे थोड़े सॉफ्ट रहे डॉक्टर रेड्डी के नतीजे, तो मुझे लगता है यूएस जेनरिक्स अच्छा करेगा नियर टर्म में। सन फार्मा ने ऑलरेडी हमने देखा है कि 7-8 साल कुछ नहीं किया, 1200 से 500 के लेवल पर रहा और अब सडनली पिछले 1 साल में काफी टर्न अराउंड किया है। और हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी सी सिलेक्ट अपॉर्चुनिटी एपीआई स्पेस में काफी डीरेट हुई वो स्पेस। न्यूलैंड में हमें काफी अच्छे नतीजे मिले। अगर आपने अभी देखा होगा, लॉरस ने करीबन 3000 किलोलीटर कैपेसिटी ऐड करी है फेस 1 में, जो कि बहुत सारे लिस्टेड प्लेयर्स से वो कैपेसिटी ज्यादा है। हालांकि स्टॉक में थोड़ा डिसअपॉइंट किया पिछले 3-4 क्वार्टर में, बट आपको थोड़ा कैपेसिटी पे फोकस करना पड़ेगा, बिजनेस बहुत ज्यादा लंपी है। इसके अलावा हमें न्यूलैंड पसंद है, जैसे हमने बोला। और ब्रांडेड जो फार्मा प्लेयर्स में, उसमें अगर कोई डिप आता है, जैसे मैनकाइंड फार्मा है, मेरे हिसाब से वो टेक्निकली एक एफएमसीजी प्ले है, नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस दे आर द हाईएस्ट, तो एमआर प्रोडक्टिविटी में अच्छा है, तो चाहे वो सिप्ला है, तो यहाँ पे आप थोड़ा बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। गुरमीत जी, कोई एसी मैन्युफैक्चरर यानी वाइट गुड सेगमेंट में आपका कोई इस वक्त पसंदीदा स्टॉक या फिर चेज किया हो, क्योंकि वोल्टास ने अपना काम बखूबी कर दिया इस समर सीजन में?
एक्चुअली दोनों वोल्टास और सिम्फनी ने पिछले कुछ 2-3 साल में डिसअपॉइंट किया विंदर जी, तो उस वजह से थोड़ा आई थिंक कॉन्फिडेंस लो था, तो हम भी मिस कर गए। बट हीट वेव बहुत ज्यादा है और वोल्टास डेफिनेटली डिस्पाइट ये जो रन अप हुआ है वैल्यूएशंस, अगर अगर मार्केट शेयर वापस गेन कर सकता है 25-26% पे जो वो था, तो मुझे लगता है इस वैल्यूएशंस पे कंसीडर किया जा सकता है। ब्लू स्टार के नतीजे बहुत अच्छे थे। मुझे लगता है हेवेल्स के पास एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है। लॉयड्स फाइनली आफ्टर 2-3 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर वो बाकी सेगमेंट में वो अच्छा कर ही रहे हैं, व्हिच इज केबल, वायर्स, इलेक्ट्रिकल्स, लाइटिंग्स, तो हेवेल्स पे हमारी एक नजर रहेगी। हालांकि करंट वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव लगते हैं करंट अर्निंग बेस पे, बट एक अपॉर्चुनिटी दिखती है हेवेल्स में अगर वो डेमोंस्ट्रेट कर सकें क्वार्टर ऑन क्वार्टर सॉलिड रेवेन्यू और अर्निंग्स। बिल्कुल। निफ्टी फिर डे लो की तरफ बढ़ता हुआ एक बार, और मोमेंटम मिड कैप में काफ़ी शार्प है डाउन साइड पर, करीब 0.25% के करीब मिड कैप इंडेक्स इस समय नीचे, तो क्लियरली यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर इस समय बन रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, ये करेक्शन शुरू हुई 3-4 दिन की, इससे पहले एक ग्रुप जहाँ पर एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ दिखी थी वो था आदित्य बिरला ग्रुप। यहाँ पर आपके कोई पसंदीदा स्टॉक्स होंगे क्या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए? अनुज, जैसे मैंने बोला अल्ट्राटेक हमारा सीमेंट में पसंदीदा स्टॉक रहा है। वो हालांकि उसका लीड उसको शुरू से ही वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है उस सेक्टर का। ग्रासिम पे थोड़ी सी हमारी नजर है। कमोडिटी प्ले में हम हिंदाल्को, हम टैक्टिकल लेते हैं, हम लॉन्ग टर्म व्यू नहीं लेते हैं। और नॉन फेरस स्पेस में, एल्यूमिनियम में, कॉपर में मुझे लगता है एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी, आई थिंक हम एक अच्छी साइकिल में है ग्लोबली और एज वेल एज डोमेस्टिक भी। एक स्टॉक जो मुझे लगता है जहाँ लीडरशिप चेंज हुआ है और फर्क देखने को मिल रहा है, वो आदित्य बिरला कैपिटल है और काफी पोटेंशियल है। उनकी एएमसी ने भी इतना अच्छा नहीं किया है, बीच में उनका थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा। इक्विटी में, फिक्स इनकम में उनके कुछ क्रेडिट एक्सीडेंट्स हुए आईएलएफएस के बाद, वहां थोड़ा सा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेकअप हुआ है, तो वहां मुझे लगता है वैल्यूएशंस थोड़े रीजनेबल है। और देखा जाए क्योंकि ये बिजनेस लीडरशिप का है सारा, हमने वो पूनावाला में भी देखा है, चोला में भी देखा है, बजाज फाइनेंस में भी देखा है, बैंक्स में भी देखा है। और करंट लीडरशिप बहुत अच्छी है आदित्य बिरला कैपिटल की, तो अगर इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं और टर्न अराउंड शो कर सकते हैं, तो ये स्टॉक में हमारी नजर रहेगी। तो ऑटो पर हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे हीरो और टीवीएस के बिक्री को लेकर। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स क्योंकि एफएमसीजी में वो रूरल डिमांड पिकअप है, अज्यूमिंग वो फिर टू व्हीलर साइड पर भी रिफ्लेक्ट होगी। इधर क्या बेहतर ट्रेड रहेगा? एंड एमएनएम आजकल जो वो उस नई लॉन्च के बाद एक नई ऊर्जा के साथ चलने लगा है, क्या वहां पर भी इस गिरावट में आप और खरीदारी करने के पक्ष में हैं? टू व्हीलर्स में मेरा एक ये नजरिया है जैसे कि अगर आप देखिए कोविड के पहले 2018-19 लेते हैं नॉर्मलाइज बेस, हमने करीबन 2.5 करोड़ मोटरसाइकिल्स हम सेल करते थे साल के स्कूटर्स। वो नंबर अभी भी नहीं आया है, अभी भी उसमें शायद 5-10%, ये साल शायद 2.25 करोड़ होगा, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट वो शायद लेवल अभी तक आया नहीं है। तो एक अगर आप देखिए हम चाइना और इंडिया को अगर कंपेयर करें तो 90s में हम सेम नंबर ऑफ कार बेचते थे, आज चाइना में कार और टू व्हीलर का सेम लगभग सेम है। तो ग्रेजुअली मुझे लगता है फोर व्हीलर जैसे जैसे आपका पर कैपिटा बढ़ता है, मैं लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की नहीं बात कर रहा हूँ, मेरा हमारा रुझान थोड़ा फोर व्हीलर्स में। हालांकि हमारा टीवीएस में हमने हमारा एक्सपोजर भी था, हमने टीवीएस मोटर्स में भी एक्सपोजर लिया और सुंदरम क्लेटन में भी जो डीमर्जर अपॉर्चुनिटी आई थी उसमें पार्टिसिपेट। आई थिंक ऑटो पे कमेंट करते करते अभी आई थिंक गुरमीत जी का संपर्क हमसे टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, अगर जुड़ जाएंगे तो बताइएगा। लेकिन इट्स 22308, आई थिंक रणनीति का टाइम हो गया इंडस्ट्रीज की, उस पर आएंगे और BTST ट्रेड्स सबका क्रम शुरू करेंगे। गुरमीत जी हैं क्या अब आगे? अच्छा गुरमीत जी, आपका मोर और लेस जो है सेंस ऑटो पे और टू व्हीलर स्टॉक से मिल गया था। ये जो चीज़ इस पे सवार होके जाती है उसने बड़ी अच्छी डिलीवरी दी। जोमेटो मोटरसाइकिल पे चलने वाला, ये अगर आप देखें जोमेटो 190 पे ऑल टाइम हाई पे, आप लोगों ने ऐड किया था क्या, या फिर इस प्राइस पे आपका आउटलुक? हमने जोमेटो ऐड करना शुरू किया था अराउंड 170-160 के लेवल्स पे। उसके दो गुरमीत सॉरी, कुछ दिक्कत आ रही है। अब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपको यहीं पर हम थैंक यू बोलेंगे आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
मीनवाइल एसआरएफ के नंबर्स आ रहे हैं 562 करोड़ से घटकर प्रॉफिट आया है आई थिंक 422। आई थिंक एक्सपेक्टेशन भी कमी था, 439 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और सेल्स भी जितनी एक्सपेक्टेशन थी ऑलमोस्ट वहीं पर आई हैं। नंबर्स में कुछ खास है नहीं, थोड़ा इसको और एनालाइज करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार कल की तैयारी करते हैं। पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून, कौन से स्टॉक्स पर डीलर्स की नज़र? गुड आफ्टरनून। समहाउ आज के ट्रेडिंग सेशन में कोटक बैंक होल्ड आउट कर रहा है और बहुत यहाँ आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट में भी 10% का डाउन टिक आया, यानी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और डीलर्स यहाँ BTST की सलाह दे रहे हैं क्योंकि काउंटर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है 1670 से 1680 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि PSU स्टॉक्स में आपको अभी भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। NTPC एक ऐसा स्टॉक है जहां आज ओपन इंटरेस्ट में लगभग 7% की गिरावट देखने को मिली है। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है यहाँ और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ एक STBT का आप ट्रेड ले सकते हैं और डीलर्स को लगता है कि 340-42 तक के लेवल्स डाउन साइड में आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ भी। तो NTPC एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स को लगता है कि थोड़ी बहुत डाउन साइड ट्रेडिंग वाइज देखने को मिल सकती है। अब ऐसा लग रहा है कि SRF के प्रॉफिट में कुछ अदर इनकम टाइप है क्योंकि एबिटा और मार्जिन दोनों एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है और ये इनकम और प्रॉफिट इन लाइन विद एस्टिमेट्स हैं, लेकिन क्योंकि एबिटा कम है एस्टिमेट से और एबिटा का मार्जिन भी एस्टिमेट से कम है यहाँ पर थोड़ा सा, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि SRF नॉर्मली उसके बाद एक कुछ स्टेटमेंट लेकर आता है अपने बाकी जो तीनों उनके मेन बिजनेसेस हैं उनके बारे में कमेंट्री लेकर आता है और SRF की कॉन कॉल नॉर्मली अगले दिन होती है, उसके बाद असली रिएक्शन आता है इसमें। लेकिन ये नंबर्स अभी के लिए वीक लग रहे हैं और स्टॉक करीब 0.7% नीचे ट्रेड कर रहा है। चलिए अब BTST या STBT ट्रेड लेना शुरू करेंगे। गाबा सर क्या कैरी करेंगे? गाबा सर आप थोड़ा म्यूट पर हैं। सॉरी हाँ, स्टॉक रहेगा ICICI Pru लॉन्ग साइड 577 पर ट्रेड कर रहा है, बहुत ही एग्रेसिव कॉल है। स्टॉप होगा करीब 570 का, 7 रुपीज। अपमूव मिलता है तो 590 जा सकता है ICICI Pru। यस, ICICI Pru। ओके, तो ICICI Pru एक ट्रेड जो इस समय गावा साहब प्रेफर करेंगे लेना। इनफैक्ट ये सोनी का भी पिक था कुछ देर पहले जब हम सस्ता ऑप्शन ले रहे थे। श्रीकांत, आपका ट्रेड? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लग रहा है कि जो मार्केट का मोमेंटम है वो इंडिकेट यही कर रहा है कि थोड़े डिफेंसिव्स के साथ रहना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS ये स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, 4500 के करीब है। 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, 4450 का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 4700 के, सो लगभग 150 से 200 रुपए की अपटिक हमें यहाँ पे देखने मिल सकती है क्योंकि स्टॉक हेवीली ओवरसोल्ड है और टेक्नोलॉजी स्पेस में एक मोमेंटम बनते जा रहा है। तो BTST में LTTS को लॉन्ग करके जा सकते हैं। ओके, LTTS को आप पिक करेंगे। रचना जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? जी, मेरी तरफ से एक्सिस बैंक में शॉर्ट रहेगा और 1135 पे है यहाँ पे प्राइस, तो हम 1143 पे SL लगाएंगे और डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 1120 एंड 1110। और आप अगर फ्यूचर्स के जरिए नहीं करना चाहते तो 1150 का PE भी बाय कर सकते हैं जो 33 रुपए पे है फिलहाल, जिसमें 25 रुपए का SL लगा के आप 45 एंड 50 का टारगेट लगा सकते हैं। ओके, और मानस आप क्या कैरी करेंगे BTST STBT? तो देखिए IT स्पेस पे ही ध्यान है, तो टेक महिंद्रा के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है, 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया तो पिछला हाई टेस्ट हो सकता है। तो टेक महिंद्रा के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1274 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1350 के टारगेट सेट करना है। ओके, 1315 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा में एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। सोनी, आपका पिक क्या रहेगा? यहाँ पे STBT रहेगा टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स फ्यूचर्स में आप सेल कर सकते हैं, 994 का रेट चल रहा है और स्टॉप लॉस लगाए 1020 फ्यूचर्स में, टारगेट है 950। चलिए, अब BTST रेट्स या फिर STBT रेट्स सारे पूरे हो गए। अनुज, आज सुबह आई थिंक एक जिस ट्रैजेक्टरी हमें एक ओपनिंग मिली वहाँ से सेल ट्रेड ने काम किया। हम डे लो पे आज करीब के 50 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी को छू के आ चुके हैं।
और एफएमसीजी ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया, आईटी का पुल बैक स्क्रीन पे विजिबल है। अब ऐसे सूरत हाल में कोई डायरेक्शनल ट्रेड कैरी करें क्या कल के लिए, रणनीति क्या रहेगी? देखिए वीरो, एक चीज़ बहुत क्लियर है इस मार्केट में। पहली बात तो कि ये मार्केट अब नियर टर्म में काफ़ी वीक हो गया है। 20 डेमा को अब हमने ऑफिशियली ब्रीच कर दिया और उसके नीचे बंद हुए हैं। कल भी इंट्राडे में हमने ब्रीच किया था लेकिन क्लोज उसके ऊपर हुए थे, आज हमने उसको ब्रीच किया है, तो मार्केट काफ़ी कमज़ोर हो गया है। पहली बात तो ये कि लॉन्ग पोजीशन से, आज सुबह भी मेरी ये एडवाइस थी कि लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलें कुछ टाइम के लिए, स्पेशली नियर टर्म लॉन्ग पोजीशन से। मेरा अभी भी वो व्यू है कि अभी कुछ टाइम के लिए लॉन्ग्स वाला मार्केट है नहीं है और जस्ट नियर टर्म में शॉर्ट पे पैसा बनेगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, कैरी शॉर्ट भी नहीं करना है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ग्लोबल मार्केट बहुत स्ट्रांग है और पहली टिक जो आती है हमारी मार्केट में, वो पहली टिक ग्लोबल क्यूज़ की वजह से आती है। तो इसके लिए पॉसिबल ये है कि कल भी आपको एक बार के लिए तो अपटिक मिलेगा शुरू में। पहले हम इतना नीचे गिर रहे हैं और ऊपर से ग्लोबल क्यूज़ ठीक ठाक है, तो कल हो सकता है एक बार फिर आपको 40-50 पॉइंट का गैप अप मिले, ये पॉसिबल है। वो गैप अप जहाँ फेल होगा वहाँ पर फिर शॉर्ट ट्रेड बनेगी बेसिकली, ठीक है ना। तो रैली के फेल होने का इंतजार करें, जहाँ रैली फेल हो रही है वहाँ पर शॉर्ट करके डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दें। ये एक स्ट्रैटेजी है जो काम कर रही है मार्केट में इस समय पिछले 3-4 दिन से, तो वही करें। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो वो सिप और डिप वो याद रखें। अगले आई थिंक यहाँ से लेकर 4 जून तक अच्छे खासे मौके मिलेंगे आपको वहाँ पर। और एक चीज़, निफ्टी पर 20 डेमा तो हम तोड़ चुके हैं, मुझे 50 डेमा भी टूटने के साइन दिख रहे हैं और एक मुझे लग रहा है कि 22,100 तक का जोन पॉसिबल है निफ्टी में एक बार के लिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वन वे जाएगा, बीच बीच में रैलीज आएंगी। आज भी जैसे एक बार के लिए तो ऊपर खुले थे, तो जहाँ रैलीज फेल हो वहाँ शॉर्ट करें, लेकिन मार्केट वीक हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्लियरली कॉशन और सिर्फ कॉशन आपको रखना है मार्केट में, क्योंकि चांसेस हैं कि यहाँ से हम नीचे फिसले। 22,300 के आसपास जोड़ तोड़कर आज की क्लोजिंग दिखाई देगी। थोड़ी सी रिकवरी डे लो से, लेकिन मूड अभी भी बिगड़ा हुआ है। अच्छा चलिए, इस बीच बैन में जाने की तैयारी कुछ स्टॉक्स कर रहे हैं, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एक तो जी एंटरटेनमेंट, इसकी कल भी हम चर्चा कर रहे थे, कल तो पक्का जाने के चांसेस हैं क्योंकि अब 100% तक की पोजीशन आ चुकी है और पीएनबी आज करीब जा सकता है, जहां पर 99% तक की पोजीशंस आ खड़ी हुई हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स जो बैन का हिस्सा बन सकते हैं। एक दो और ट्रेड्स जहां पर हमने देखी है कुछ वीकनेस, हम बात कर रहे थे एशियन पेंट की और उस पर ज्यादा बायस इस समय तेजी का नहीं आ रहा है। ये अवनीश कह रहे थे जब हम एफएमसीजी की चर्चा कर रहे थे। आज की क्लोजिंग को कैसे रेट किया जाए? सोनी, इस पर अगर एक राय दे सके। 2907 पर आ चुका है अब स्टॉक आज। जी डेफिनेटली हर्षदा जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो सीरीज की शुरुआत में एक्चुअली शॉर्ट रोलओवर्स हुए थे। एक 3000 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 3000 रेजिस्टेंस अभी भी काफी इंटैक्ट है और डाउनसाइड अगर 29 को 100 को आज ब्रेक करता है, उसके नीचे क्लोज देता है, तो टुवर्ड्स 2850 2840 भी एक बार दिख सकते हैं लेवल। सो थोड़ा सा कॉशन मेंटेन करना यहाँ पे बेटर वाइज। ओके, एशियन पेंट्स पे ये ठीक थे सोनी जी के। इस बीच आते हैं, काम करते हैं निफ्टी की जो ट्रेजेक्ट्री है उसके पैरेलली जो आज मार्केट बेहतर रही डेरिवेटिव्स की, उसको देखते हैं एक बार। निफ्टी आईटी इस वक्त अब करीब 260 अंक ऊपर है। तो एक निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी और एक आइसोलेशन में अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को देखें तो आज अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखी गई। ब्रेथ को देखते हैं, ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स, आपके स्क्रीन पे ये स्टैट्स आएंगे इस वक्त। और लॉन्ग हार्डली 22, तो क्लियरली बाजार में वीकनेस थी। 4 शॉर्ट कवरिंग, ये कंसोलिडेट फिगर अप्रॉक्सीमेटली 26, और उसके बाद शॉर्ट कल 90 था, आज 114, उससे भी ज़्यादा था। और 42 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। मैरिको, गोदरेज सीपी, एचयूएल, डाबर, जुबिलेंट, पूरा का पूरा एफएमसीजी आज गेनर्स के साइड में लॉन्ग साइड पे परसिस्ट करता हुआ। शॉर्ट कवरिंग एबी फैशन में, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में, बजाज फाइनेंस में, बर्जर पेंट्स में, टाटा केमिकल्स में। और जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी जहाँ पे शॉर्टिंग का दबाव था उसमें केमिकल्स। और आज सुबह आपने यूपीएल को देखा होगा, महानगर गैस, आरती इंडस्ट्रीज, लुपिन, इंडिया सीमेंट, सब में काफ़ी पेन था। और जीएमआर एयरपोर्ट्स में प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। सेम इज द केस विद वोडाफोन आइडिया, सेल, M6 नाल्को, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई। एक दो स्टॉक्स में आपको और दिखाता हूँ जहाँ पे आज थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक पड़ा है। एक बार बजाज फाइनेंस दिखाइएगा, लास्ट वीक इसके काफ़ी हल्ले थे, लेकिन आज एक बार फिर से बहुत अच्छे खासे अगर आप देखें, आई थिंक परसों की और कल की गिरावट के बाद आज एक बार फिर से सारे एवरेजेस के नीचे बंद होता हुआ। और सेम अगर आप देखें तो बजाज फिनसर्व का रुझान रहा, मतलब खुला स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, लेकिन ये फिर भी ठीक था। लेकिन बजाज फाइनेंस थोड़ा सा बैकफुट पे आया।
एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद फिर लेके आइए आप जहां पेन था उसमें सबसे ऊपर जो था SRF, मैं इसी के श्रेणी में एक दो स्टॉक्स और मार्क करना चाहूँगा। वोल्टास जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया पूरी आई थिंक मार्च के सेकेंड हाफ में, पूरी अप्रैल के सीरीज़ में, आज फाइनली 10 EMA ब्रीच हुआ, यानी फर्स्ट टाइम पोस्ट 28 मार्च वोल्टास में 10 EMA ब्रीच हुआ। और अगर आप कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स को देखें जहाँ पे आज अनवाइंडिंग थी, उसमें बजाज ऑटो आज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी यहाँ पे टूटी और ये बहुत नज़दीक जाके अगर 50 EMA के क्लोज हो रहा है 8739 पे, तो यकीन मानिए अगस्त 2023 के बाद फर्स्ट टाइम इतनी क्लोजेस्ट ट्रेजेक्टरी पे 50 EMA के आसपास क्लोज होता हुआ। और एक स्टॉक और आई थिंक मैं मेंशन करना चाहूँगा M6, आज ये भी बैकफुट पे ट्रेड कर रहा था, सॉफ्टनेस थी और 20 EMA के आसपास क्लोज होता हुआ 3918 पर। हर्षदा, ये इनफैक्ट कमज़ोर कड़ियाँ हैं इस मार्केट की, लेकिन वीरू जाते जाते LNT में और प्रेशर बढ़ता हुआ, इस पर एक चार्ट चेक ले लेते हैं। और कंसिडरिंग कल नंबर्स आएंगे और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी वीक वैसे भी रहा है, मानस आज की क्लोजिंग पे क्या और मंदी कैरी करेंगे? बिल्कुल, आई थिंक मंदी कैरी करनी चाहिए क्योंकि बीच में आफ्टरनून में एक अटेम्प्ट किया स्टॉक ने रिकवर करने का, लेकिन वो फेल हो गया। और अब जिस तरह स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 3450 है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, उसको देख के लग रहा है कि कम से कम 3350 और शायद 3325 तक इस तरह आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एक शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है तो उसको होल्ड करें और स्टॉप लॉस को 3465 के ऊपर लगा के रखें। 3465 के ऊपर का स्टॉप लॉस और शॉर्ट साइड का ट्रेड। वैसे आज मेटल्स भी छूते नहीं रहे हैं इस सेल साइड की पोजीशन से। आप देखिए टाटा स्टील, JSW स्टील, यहाँ पर कुछ वीकनेस रही है। आपके लिए स्थिति कैसी है रचना जी इन स्टॉक्स में? जी, जहाँ तक मेटल्स की बात है तो यहाँ पे वीकनेस है और मुझे लग रहा है कि ये आगे भी एग्रेवेट हो सकती है। तो कुछ ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही, चाहे JSW स्टील हो, टाटा स्टील हो, जिंदाल स्टील हो, कहीं पे भी कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन नहीं है। वीकनेस आगे बढ़ सकती है। ओके, वीकनेस परसिस्ट करने वाले चांसेस क्लियरली बनते हुए, लेकिन एक और पेनफुल सत्र इस मार्केट का 22,303 के आसपास इंडेक्स जाकर टिक रहा है और निफ्टी बैंक यहाँ पर 600 अंकों का नुकसान। मिड कैप्स अपनी चाल को थोड़ी सी सुधारने की कोशिश में, लेकिन 1100 पॉइंट नीचे जो टूटा था काउंटर, अब इंडेक्स 950 पॉइंट की गिरावट पर जाकर टिकेगा, उसे आप रिकवरी नहीं कहेंगे, लेकिन एक पेनफुल सत्र। हाँ बिल्कुल पेनफुल सत्र। मैं मार्केट की रीके पर जाऊँ, सबल मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा हर्षदा। बहुत सारे लोगों को ये मिड कैप की फॉल देखकर बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं, डज द मार्केट नो एनीथिंग, क्या मार्केट को कुछ पता है? देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, किसी को कुछ नहीं पता, पहली बात तो ठीक है ना, तो जब 4 जून आएगी तभी पता चलेगा। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ, कभी भी किसी चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। कॉन्टेक्स्ट देखिए मार्केट में कितनी बड़ी रैली हुई है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हिस्टोरिकल एविडेंस हैं कि जो मार्केट ने पूरा प्राइसिंग किया, अगर वो आ भी गया तो क्या उसके बाद भी करेक्शन हो सकती है मार्केट में? बिल्कुल हो सकती है। तो इसके लिए कई लोग 4 तारीख की वेट नहीं करेंगे, पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। Correct. बहुत से स्मार्ट लोगों को मैं जानता हूं जो आखिरी का 5-10% कहते हैं कोई और कमा लेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत पैसा बना लिया, मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को ना उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट ही हो। अच्छा, परसों अगर ये मार्केट 300 पॉइंट ऊपर आ गया तो क्या कहेंगे कि वापस गवर्नमेंट वही आ रही है? तो ये सब चीज़ें ना दिन के हिसाब से चेंज होती हैं। अभी कल मैं पढ़ रहा था कि सट्टा बाजार कुछ कह रहा है, आज मुझे किसी और का कुछ आया कि यूपी में 75 सीटें बोल रही हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं पता, एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। और चाहे बड़े से बड़ा ट्रेडर हो, चाहे छोटे से छोटा ट्रेडर हो, चाहे सबसे बड़ा HNI हो, एक बार के लिए इवेंट से पहले डर सबको लगता है, ठीक है ना। तो इसके लिए इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें, बहुत ज़्यादा रीड थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर वीक हो गया, आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट इन द नियर टर्म। चलिए अब जरा देखते हैं कि किस तरफ क्लोजिंग आ रही है। करीब करीब 140 पॉइंट नीचे निफ्टी पर 22,303। बैंक निफ्टी में बड़ी दिक्कत आई, 630 पॉइंट नीचे था बैंक निफ्टी टुवर्ड्स द एंड। उसका सबसे बड़ा कल्प्रिट HDFC बैंक और ICICI बैंक थे। फिर निफ्टी पर भी इंपैक्ट आया उसकी वजह से। निफ्टी IT ने थोड़ी कोशिश की बचाने की मार्केट को, कल भी ये ऊपर था, आज भी 3/4% ऊपर। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 2% नीचे था, आज सबसे ज़्यादा गिरावट यहीं पर थी। स्मॉल कैप भी 2% नीचे और एडवांस डिक्लाइन देखिए, 511 बढ़ने वाले शेयर और 1800 गिरने वाले शेयर्स। अब जरा सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं, और सेक्टोरल ब्रेड में एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है,
आज सुबह भी हमने इसकी बात की थी कि यहाँ से थोड़ा सा डिफेंसिव पे रहिए और थोड़ा सा आप अपने अग्रेसिव पोजीशन को कम करिए। रैली कहाँ आई? एफएमसीजी में और आईटी में। एफएमसीजी 2% ऊपर था, आईटी करीब करीब 0.1% ऊपर था। फार्मा हालांकि नीचे था, वो थोड़ा सरप्राइजिंग था। रियल्टी इंडेक्स देखिए 3.5, सबसे हाईएस्ट बीटा इंडेक्स क्या है? रियल्टी 3.5% नीचे। उसके अलावा पीएसयू बैंक 2% नीचे। तो ये मार्केट का क्लियर कट वर्डिक्ट है कि इस समय आपको कहाँ पे रहना है। चलिए अब जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स में तेजी रही, कौन से स्टॉक्स में मंदी रही। ऑब्वियसली मंदी वाले स्टॉक्स ज़्यादा थे। बजाज ऑटो 4%। एक और एग्जांपल कि प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। यहाँ पर नंबर्स वगैरह सब ठीक रहे हैं लेकिन फिर भी स्टॉक नीचे था। हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, इन सब स्टॉक्स में गिरावट थी। और लीवर राइट ऑन टॉप। उसके अलावा टेक महिंद्रा, ब्रिटानिया, नेस्ले, टीसीएस। तो बेसिकली आईटी प्लस एफएमसीजी इसने मार्केट को थोड़ा संभाला, लेकिन ओवरऑल वीकनेस मार्केट है। एक बेहद कमजोर मार्केट, दो ही सेक्टर्स थे जहां पर आज तेजी की पोजीशंस देखने को मिली है। इस बीच सीधा सौदा का अपडेट, आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला किस तरह के रंग लाया है वो आपकी स्क्रीन पर है। उत्तम शुगर नंबर्स पर 5% टूटा, लेकिन अच्छे नतीजों पर सेलन, टीटागढ़ और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस भागे। सेलन स्पेशली 17% ऊपर था। आशीष ने यहाँ पर खराब नंबर्स पर दाव खेला, जिसमें डीसीएम, श्रीराम, जीएचसीएल, केईसी जैसे काउंटर्स थे और ऑल सेक इन्होंने तेजी में रखा था नंबर्स के पल पर। ओके, तो इस कमज़ोर सेशन का अंत हो गया। मंगलवार थोड़ा सा पेनफुल था, लेकिन ट्रेड गेन्स आपको आज भी मिले होंगे। चलिए, तो कल बुधवार एक बार फिर से पूरा का पूरा पैनल, अनुज, मैं, हर्षदा, आशीष और नीरज जी कल सुबह सुबह आपसे करेंगे मुलाकात मॉर्निंग कॉल। उसके बाद पुनः आपकी तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।